हेलो बच्चों। आज मैं केमिस्ट्री का एक लास्ट टॉपिक नीट में जो लास्ट 2 साल से इम्पोर्टेंट है, लास्ट 2 ईयर्स इसमें क्वेश्चन बन रहे हैं, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। दैट इज सॉल्ट एनालिसिस। ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है क्योंकि हम इसमें कैटाइंस और एनाइन की स्टडी करने वाले हैं। जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है उसमें जो कैटाइंस एनाइन प्रेजेंट होते हैं उसको डिटेक्ट करना सीखेंगे। क्लियर है? बहुत सारे कैटाइन एनाइन, काफी लंबा चौड़ा इसमें टॉपिक है, लेकिन नीट के सिलेबस में कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ कैटाइंस एंड एनाइन, उन्हीं को हमको स्टडी करना है। इसको थोड़ा सा केयरफुली देखते जाना। हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्ट एनालिसिस वर्ड से। सॉल्ट एनालिसिस यानी कि क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब क्वालिटी चेक करना है। क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटी चेक करने का मतलब है यहां पर कैटाइंस एंड एनाइन को डिटेक्ट करना कि भाई कौन सा कैटाइन एंड एनाइन प्रेजेंट है, ध्यान रखना। अब क्वालिटेटिव एनालिसिस हिसाब से, सॉल्ट एनालिसिस हिसाब से अगर इसमें डेफिनेशन देखो तो क्या हो सकता है? डिटेक्शन ऑफ कैटाइन एंड एनाइन इन द गिवन सॉल्ट। दिए गए सॉल्ट में कौन कौन से कैटाइन एंड एनाइन प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड, उसको डिटेक्ट करने की जो पूरी प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड सॉल्ट एनालिसिस। क्लियर है? ठीक है, चलिए। अब फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्ट के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक कैटाइन और एक एनाइन। कैटाइन को हम बेसिक रेडिकल कहते हैं, एनाइन को एसिडिक रेडिकल कहते हैं, ध्यान रखना। क्लियर है? अब एसिडिक बेसिक रेडिकल क्यों कहते हैं, सुनो। जो सॉल्ट होता है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का रिजल्ट होता है, यानी कि जो एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से बनता है। इस सॉल्ट के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक होता है कैटाइन जैसे यहां पर प्रेजेंट है Na+, और दूसरा होता है एनाइन जैसे यहां प्रेजेंट है SO4 2-। क्लियर है? ध्यान रखना। Na+ साइन कहां से आ रहा है भाई? बेस से आ रहा है। क्लियर है? Na+ साइन कहां से आ रहा है? बेस से आ रहा है। और SO4 कहां से आ रहा है? देखो भाई, एसिड से आ रहा है। तो जो बेसिक मॉलिक्यूल से आए उसको हम कहेंगे बेसिक रेडिकल यानी कैटाइन, जो एसिडिक मॉलिक्यूल से आए उसको कहेंगे एसिडिक रेडिकल, बोले तो एनाइन। इतना तामझाम ना करके शॉर्टकट मारते हैं, वो क्या है? A फॉर एसिड रेडिकल, A फॉर एनाइन, सीधे से। तो जो भी एनाइन होते हैं उनको एसिडिक रेडिकल कहते हैं। क्लियर? अच्छा, ध्यान रखना। सबसे पहले यहां पर एनाइन का डिटेक्शन करेंगे। एनाइन का डिटेक्शन यानी कि हम एसिडिक रेडिकल का डिटेक्शन करने वाले हैं, ध्यान रखना। अब एसिडिक रेडिकल को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: डाइल्यूट एसिड ग्रुप, कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप, स्पेशल ग्रुप। डाइल्यूट एसिड ग्रुप में बहुत सारे एनाइन है, लेकिन ओनली 3 एनाइन हम अभी लेके चलेंगे: कार्बोनेट, नाइट्राइट एंड सल्फाइड। कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप में 4 एनाइन आपके नीट के सिलेबस में: क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड एंड नाइट्राइड। और स्पेशल ग्रुप में ओनली 1 है, दैट इज सल्फेट। ठीक है, ध्यान रखना। यहां पर इतना बताने के बाद हम नेक्स्ट अब आगे बढ़ेंगे। एनाइन के डिटेक्शन में अगर अपन देखें तो क्योंकि मेन फर्स्ट हम एनाइन का डिटेक्शन करेंगे, तो इसमें पहले 2 स्टेप में होता है। पहला होता है प्रिलिमिनरी, देन कंफर्मेटरी। प्रिलिमिनरी टेस्ट में क्या करते हैं, जब हम सॉल्ट को डाइल्यूट एसिड या कंसंट्रेटेड एसिड के साथ मिक्स करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, तो उसी समय जो गैस इवॉल्व होती है ना, तो इवॉल्व होने वाली गैस के हिसाब से हम कुछ आइडिया लगाते हैं कि कौन सा एनाइन हो सकता है। तो सबसे पहली बात तो प्रिलिमिनरी टेस्ट में अगर हमको गैस इवॉल्व कौन सी हो रही है इसको समझना है, तो पहले तो ये देख लें कि गैस कौन सी गैस का कलर क्या होता है। उसके बाद हम प्रिलिमिनरी टेस्ट में जब जाएंगे तो उसका यूज करेंगे। तो प्रिलिमिनरी टेस्ट के लिए बेसिक सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि भाई प्रिलिमिनरी टेस्ट में देखो, अगर कलरलेस ऑर्डरलेस गैस निकल रही हो तो CO2 होगी, और इसका मतलब है कार्बोनेट आयन, क्योंकि कार्बोनेट होगा तभी CO2 निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगी। इसी तरह से कलरलेस गैस है बट पंजेंट स्मेल हो, भयानक मतलब नाक में लगने वाली पंजेंट स्मेल, पंजेंट स्मेल वाली गैस होती है ये पूरी पंजेंट स्मेल। क्लियर? तो पंजेंट स्मेल अगर हो, नाक में लगने वाली तेज गैस हो, तो वो HCl, कलरलेस होगी बट पंजेंट स्मेल होगी तो HCl होगा। इसी तरह सड़ी हुई अंडे, रॉटन एग स्मेल हो, तो वो H2S गैस होगी। और H2S गैस तभी हो सकता है जब सल्फाइड रहा हो सॉल्ट में, तभी H2S बनेगी। सेम यहां पर NO2 गैस जो कि रेडिश ब्राउन कलर की होती है, इस गैस का निकलना तभी पॉसिबल है जब नाइट्रेट या नाइट्राइट सॉल्ट आपने लिया हो। क्लियर? ध्यान रखना। उसको आगे जाके कैसे कंफर्मेटरी में जाएंगे हम देखेंगे। इसी तरह से ग्रीनिश येलो गैस Cl2 ग्रीनिश येलो कलर की होती है, ध्यान रखना। ग्रीनिश येलो गैस निकलने का मतलब है कि Cl2 गैस वहां पर प्रोड्यूस हो रही है, और ये तभी पॉसिबल है जब Cl- लिया गया। इसी तरह से अगेन Br- केस में ब्राउन गैस निकलती है। अगर Br- अगर ब्राउन गैस अगर निकल रही है तो वो Br2 की होगी, और Br2 तभी निकल सकता है जब Br- का सॉल्ट यानी ब्रोमाइड का सॉल्ट लिया गया हो। सेम क्या कहते हैं, वॉयलेट वेपर से अगर निकल रही है तो वॉयलेट वेपर से तभी निकल सकती है, वॉयलेट वेपर जो निकलेगी वो I2 गैस की होगी, वो तभी पॉसिबल है जब आयोडाइड सॉल्ट लिया गया।
क्योंकि आयोडाइड जो I- है वो I2 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा प्रोसेस के दौरान। ये तो प्रिलिमिनरी टेस्ट का बेसिक हुआ। उसके बाद अगर अपन देखें कंफर्मेटरी टेस्ट में जब हम जाएंगे तो डायरेक्ट सॉल्ट सॉल्यूशन यूज करेंगे। ये सॉल्ट सॉल्यूशन जनरली जो प्रिलिमिनरी टेस्ट में डेवलप किया गया उसी को हम यूज करते जाएंगे, ध्यान रखना। और सेकंड जो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है वो सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट होता है। कई बार कुछ ऐसे सॉल्ट होते हैं जो वाटर सॉल्युबल नहीं है, क्लियर है, तो उनको क्या करते हैं हम सोडियम कार्बोनेट के साथ मिक्स करके वाटर में डिसॉल्व करते हैं, उनको हीट करते हैं, क्लियर। हीट करने के बाद उस सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर से फिल्ट्रेट करते हैं, ठंडा करते हैं, कूल कर लेते हैं, और जो सॉल्यूशन मिलता है नाउ दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज सोडा एक्सट्रैक्ट, है ना बच्चों, ठीक है। अब चलिए हम वन बाय वन एनालिसिस की तरफ चलते हैं। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले जो बताया कि हमने एनाइंस की 3 कैटेगरी बना रखी है, डाइल्यूट एसिडिक ग्रुप और कंसंट्रेटेड एसिडिक ग्रुप और स्पेशल ग्रुप। सबसे पहले हम डाइल्यूट एसिडिक ग्रुप को लेके चलते हैं। इसमें अगर आप देखो तो आपके नीट के सिलेबस में कार्बोनेट, सल्फाइड और नाइट्राइट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि प्रिलिमिनरी टेस्ट करते हैं, मतलब आपने सॉल्ट लिया, सॉल्ट को डाइल्यूट एसिड में डिसॉल्व किया, आप H2SO4 ले चल सकते हैं, HCl लेके चल सकते हैं। डाइल्यूट H2SO4 और डाइल्यूट HCl के अंदर आपने सॉल्ट को डिसॉल्व किया, सॉल्यूशन बनाया। यदि कोई गैस निकलती है, फील होती है तो देखिए, नहीं होती है तो हल्का सा उसको वार्म करें थोड़ा सा, क्लियर है। तो जब आप वार्म करते हैं, हल्का सा हीट करते हैं तो गैस रिलीज होना चालू होती है। अगर डाइल्यूट एसिडिक ग्रुप का कोई भी एनायन वहां प्रेजेंट हो तो, क्लियर है। जैसे कि सपोज अगर वहां पे कलरलेस गैस, मतलब बहुत तेजी से, ऐसे क्या होता है जब CO2 गैस जो बाहर निकलती है ना, ऐसे ब्रिस्क एफर्वेसेंस निकलती है। ब्रिस्क एफर्वेसेंस मतलब बहुत तेजी से ऐसे बुलबुले करते हुए गैस बाहर निकलती है, बहुत तेजी के साथ, क्लियर। जैसे वो कोल्ड ड्रिंक में जैसे होते हैं उस तरह से बहुत तेजी से गैस बाहर निकलती है, तेजी से, क्लियर है। तो वो जो फास्ट जो CO2 गैस बाहर निकलती है, जो कलरलेस और उसमें ऑर्डरलेस है, स्मेल भी नहीं है, ना कलर है, नो कलर नो स्मेल, तो वो जो गैस निकल रही है वो CO2 गैस हो सकती है, और वो कार्बोनेट आयन की प्रेजेंस को प्रूव करता है। इसको कंफर्मेटरी टेस्ट में हम लेके जाएंगे इसके बाद वाले इसमें, क्लियर। लेकिन हो सकता है वहां पर कलरलेस गैस की जगह रॉटन एग स्मेल वाली गैस आ रही हो, और रॉटन एग स्मेल आने का मतलब है कि भाई आपने जो सॉल्ट लिया है उस सॉल्ट में सल्फाइड था, सल्फाइड है, तभी तो एसिड मिक्स करने पर H2S गैस निकल रही है। इसको भी आगे जाके हम कंफर्मेशन में चले जाएंगे, अभी तो सिर्फ देख रहे हैं भाई ये हो सकता है, क्लियर। उन गैस के हिसाब से फिर हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। इसी तरह से रेडिश ब्राउन अगर गैस निकल रही है डाइल्यूट एसिड ऐड करने पर, तो इसका मतलब है कि वो NO2 गैस हो सकती है, क्लियर। और NO2 गैस है, और NO2 गैस होने का मतलब है कि वहां पर नाइट्राइट आयन, उसका सॉल्ट हमने ले रखा है, NO2 माइनस का सॉल्ट ले रखा है, क्लियर। तो इस तरह से ये जो प्रिलिमिनरी टेस्ट है इसको देख करके हम एक आइडिया लगा लेते हैं कि भाई कौन कौन सा आयन इसमें है, और अगर इनमें से कोई भी रिजल्ट नहीं आता है इसका मतलब है डाइल्यूट एसिडिक ग्रुप का कोई भी आयन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम जाएंगे इन सारे के सारे जो डाइल्यूट एसिडिक ग्रुप के कंफर्मेटरी टेस्ट की तरफ। चलिए अब हम कंफर्मेटरी टेस्ट की तरफ चलते हैं। चलिए अब सबसे पहले देखते हैं कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन के कंफर्मेटरी टेस्ट में हमको वही प्रोसीजर जो हमारा क्या कहते हैं प्रिलिमिनरी टेस्ट वाला प्रोसीजर, उसी प्रोसीजर को आगे बढ़ाते हैं। देखिए सॉल्ट में डाइल्यूट H2SO4 ऐड किया, उसको हीट किया, तो जो CO2 गैस बाहर निकली है, जो कलरलेस गैस बाहर निकल रही थी, उसी गैस को हम लाइम वाटर में पास करते हैं। तो लाइम वाटर में जब पास करते हैं तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि CO2 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन के कारण बनता है, क्लियर। अब उसमें CO2 जो प्रोड्यूस हो रही है और CO2 अगर लाइम वाटर में पास कर दिया जाए, ठीक है, तो वो मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाता है, क्लियर। मिल्कीनेस वापस डिसअपियर हो जाना प्रूव करता है कि वहां पर कार्बोनेट आयन था जो CO2 में कन्वर्ट हुआ हीट करने के दौरान, CO2 वापस कार्बोनेट कन्वर्ट होकर मिल्कीनेस लाया, फिर वो CO2 बाय कार्बोनेट कन्वर्ट हो गया, फिर वो जो कैल्शियम कार्बोनेट है CO2 के कारण बाय कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है और मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाती है, क्लियर। और उस हिसाब से अगर आप देखो तो वही चीज यहाँ पर रिएक्शन से प्रूफ हो रही है। कार्बोनेट H2CO3 CO2 H2 प्रोड्यूस। एक्चुअली क्या होता है कार्बोनेट में जब हम एसिड ऐड करते हैं तो वो एसिड के H+ आयन का यूज करते हुए H2CO3 बनाता है, लेकिन हीटिंग के कारण जो H2CO3 तो फौरन ब्रेक होता है, फौरन ब्रेक होकर CO2 गैस प्रोड्यूस करता है, ध्यान रखना। और वही CO2 गैस यहाँ पे लाइम वाटर के साथ मिल्कीनेस यानी कैल्शियम कार्बोनेट देती है, और एक्सेस ऑफ CO2 पास करने पर मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाय कार्बोनेट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कंफर्मेटरी टेस्ट की तरफ जाते हैं और वो आ जाएगा हमारा क्या चलिए बच्चों
अपने कार्बोनेट आयन का कन्फर्मेटरी टेस्ट हमने देख लिया, जिसमें कि हमने अभी थोड़ी देर पहले लाइम वाटर यूज़ किया लास्ट टॉपिक में। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सल्फाइड आयन का कन्फर्मेटरी टेस्ट। अब यहाँ पे भी सल्फाइड आयन का कन्फर्मेटरी टेस्ट करने के लिए हम फिर वही प्रोसेस फॉलो करेंगे जो कि प्रिलिमिनरी टेस्ट में हम यूज़ करते हैं। मतलब आप सॉल्ट लो टेस्ट ट्यूब में, उसमें डाइल्यूट एसिड ऐड करो, हीट करो, तो जो गैस निकलती है वो रॉटन एग यानी सड़े हुए अंडे की स्मेल वाली जो गैस निकलती है वो H2S है, उसके हिसाब से सल्फाइड आयन हो सकता है, ऐसा हमने माना। अब इसको कन्फर्मेशन की तरफ जाते हैं। अब आप क्या करो, जिस टेस्ट ट्यूब से वो जो H2S गैस निकल रही है, जिसको रॉटन एग स्मेल है जिसकी, उसके माउथ पे आप एक फिल्टर पेपर लाओ, उस फिल्टर पेपर में लेड एसीटेट लगाओ, लेड एसीटेट में उसको डिप करो थोड़ा सा, और उस पूरे फिल्टर पेपर को टेस्ट ट्यूब के माउथ पर लाओ। तो जैसे टेस्ट ट्यूब के माउथ पे लाते हो तो उस फिल्टर पेपर में जहां जहां लेड एसीटेट लगा हुआ है, उस लेड एसीटेट के कारण उस फिल्टर पेपर पर ब्लैक पीपीटी बन जाता है, और वो ब्लैक पीपीटी ब्लैक कलर का स्पॉट्स बन जाते हैं, और वो किसे कहते हैं, लेड सल्फाइड के। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि लेड एसीटेट में जो लेड है क्लियर, वो H2S के सल्फाइड से रिएक्ट करके PBS का ब्लैक स्पॉट ब्लैक पीपीटी उस फिल्टर पेपर में डेवलप करता है, जो सल्फाइड के होने को, सल्फाइड आयन की प्रेजेंस को सॉल्ट के अंदर प्रूव करता है। ये एक हो गया पहली स्टेप, जो कि प्रिलिमिनरी टेस्ट का ही एक स्टेप आगे है। इसके अलावा दो और स्टेप्स भी हैं जिसके थ्रू हम कंफर्मेशन कर सकते हैं। उसमें नंबर 2 स्टेप है, आपने सोडा एक्सट्रैक्ट बनाया। सोडा एक्सट्रैक्ट कैसे बनाते हैं मैंने अभी आपको डिस्कस किया कि सॉल्ट लिया, उसमें सोडियम कार्बोनेट मिक्स किया, वाटर मिक्स किया, थोड़ा सा बॉईल कर दिया। बॉईल करने के बाद जो सॉल्यूशन हमको मिलता है, चाहो तो उसको फिल्टर करके उसमें कुछ प्रेसिपिटेट या कुछ उसको सेपरेट कर दो, तो जो सॉल्यूशन मिलेगा, जो फिल्ट्रेट मिलेगा हमको, फिल्टर करने के बाद जो लिक्विड मिलेगा, जो सॉल्यूशन मिलेगा, दैट इज कॉल्ड सोडा एक्सट्रैक्ट, सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट। उस सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट में जो सल्फाइड है वो Na2S के फॉर्म में होगा, और इस Na2S में जो S यानी सल्फाइड आयन आया है ये सॉल्ट से आया है, जबकि जो Na है वो सोडियम कार्बोनेट से आया हुआ। मतलब उस सोडा एक्सट्रैक्ट में यानी सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट में इस वक्त सल्फाइड का सोडियम सल्फाइड फॉर्म अवेलेबल है। अब आप क्या करो, उस सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट में क्या कहते हैं आप, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड ऐड करो। ये वाला टेस्ट हम कर रहे हैं। अब इसमें सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड ऐड करो। जैसे ही सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड ऐड करते हो, वॉयलेट कलर या कभी कभी पर्पल कलर जैसा दिखाई देता है। क्लियर है? वॉयलेट कलर जो दिखता है वो सोडियम सल्फो नाइट्रोप्रोसाइड का दिखता है। ये इस तरह से वॉयलेट कलर का आना सल्फर को कंफर्म करता है। इस तरह का टेस्ट आप लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन के डिटेक्शन वाले जो टॉपिक है उसमें देखने मिलेगा, जहां पे हम लेसिग्नेज एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, और उसमें भी जब हम सल्फाइड का टेस्ट कर रहे होते हैं तो सेम यही वाला प्रोसीजर फॉलो होता है, और सेम वहां पे वॉयलेट कलर आता है। तो ये रिएक्शन आपको सेम वहां पे भी देखने मिलती है। इसी तरह से एक और टेस्ट है, आप सोडा एक्सट्रैक्ट फिर से लो और क्लियर, और उसमें कैडमियम कार्बोनेट ऐड करो। जैसे ही कैडमियम कार्बोनेट आप ऐड करते हो, येलो पीपीटी आपको मिलता है कैडमियम सल्फाइड का। येलो पीपीटी मिलना अगेन यहाँ पर सल्फाइड आयन की प्रेजेंस को प्रूव करता है। मतलब सीधा सीधा अगर अपन देखें तो यहाँ तीनों तरह के जो टेस्ट हैं, उन तीनों टेस्ट में कोई ना कोई आपको कलरफुल प्रेसिपिटेट या सॉल्यूशन मिलता है। जैसे कि पहला ब्लैक प्रेसिपिटेट मिल गया लेड सल्फाइड का, तो सल्फाइड कंफर्म। सेकंड में यहाँ पर वॉयलेट कलर मिल रहा है नाइट्रोप्रोसाइड, सल्फो नाइट्रोप्रोसाइड का, तो सल्फाइड कंफर्म। थर्ड में कैडमियम कार्बोनेट ऐड करने पर येलो पीपीटी मिल रहा है। तो मतलब अगर आप देखो कैडमियम सल्फाइड का तो भी सल्फाइड कंफर्म। तो ये पूरा तीनों साइड आपको 3 कलरफुल प्रेसिपिटेट या सॉल्यूशन मिल रहा है जो सल्फाइड आयन को कंफर्म करता है। ठीक है बच्चों, ये सल्फाइड का टेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट टेस्ट हमारा जाएगा नाइट्राइट का, NO2- वाला। चलिए बच्चों, अब यहाँ पर मैंने कार्बोनेट का टेस्ट बता दिया आपको, सल्फाइड का टेस्ट बता दिया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं NO2- यानी नाइट्राइट आयन का टेस्ट। ये भी कंफर्मेटरी टेस्ट जा रहा है। कंफर्मेटरी टेस्ट में भी अगर आप देखें तो ये प्रिलिमिनरी टेस्ट से ही स्टेप को आगे बढ़ाते जाते हैं। पहले अगर आप देखो तो प्रिलिमिनरी टेस्ट में हमने क्या किया था, सॉल्ट को डाइल्यूट H2SO के साथ हीट किया तो रेडिश ब्राउन गैस रिलीज हुई थी। अब इसी गैस को कंफर्म करने के लिए वो NO2 ही है, हम क्या करते हैं, फिल्टर पेपर लेते हैं। फिल्टर पेपर जिसमें कि KI स्टार्च और एस्टिक एसिड के सॉल्यूशन में डिप हो, उस फिल्टर पेपर पे आप KI एस्टिक एसिड एंड स्टार्च ऐसा लगा हुआ हो, और उस फिल्टर पेपर को टेस्ट ट्यूब के माउथ पे लाओ। जैसे टेस्ट ट्यूब के माउथ पे लाते हो फिल्टर पेपर ब्लू कलर का हो जाता है। या एक और तरीका है कि आप जो टेस्ट ट्यूब है उस टेस्ट ट्यूब में ही आप KI एसिटिक एसिड एंड स्टार्च को ऐड कर दो। तो KI और स्टार्च को जब ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, यानी एसिडिफाइड मीडियम रहता है वहां पर, KI और स्टार्च को ऐड करते समय,
तो वो जो पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन होता है ना टेस्ट ट्यूब का, ब्लू कलर का हो जाता है। ब्लू कलर का होना NO2 कंफर्म करता है। अभी ब्लू कलर आता कैसे, इसको गौर से देखिएगा कि यहाँ पर जो NO2 माइनस जो सॉल्ट के अंदर प्रेजेंट, इस सॉल्ट के अंदर NO2 माइनस होगा, क्योंकि नाइट्राइट का सॉल्ट हमने ले रखा है ना। क्लियर है? एसिड ऐड करने पर HNO2 बन गया। अब हीट कर रहे हैं, तो हीट करने से क्या होता है, HNO2 ब्रेक हो जाता है NO और NO2 में। NO यहां पर ऑक्सीडाइज होके NO2 बना लेता है, मतलब मोर ओवर वहां पर NO2 ही अवेलेबल हो जाता है। क्लियर? अब वो NO2 Ki के साथ रिएक्ट करता है, मतलब Ki में जो I माइनस है वो I माइनस को I2 में कन्वर्ट कर देता है, I2 में ऑक्सीडाइज कर देता है। तो जो NO2 है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे एक्ट करता है, जो I माइनस को I2 में ऑक्सीडाइज कर देता है। क्लियर है? वो I2 क्या करता है, वहां अवेलेबल स्टार्च के साथ मिलकर के कॉम्प्लेक्स बनाता है, जो स्टार्च आयोडीन कॉम्प्लेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है वो? स्टार्च आयोडीन कॉम्प्लेक्स। स्टार्च आयोडीन कॉम्प्लेक्स, ध्यान रखना। और इस स्टार्च आयोडीन कॉम्प्लेक्स का ब्लू कलर होता है। ये वाला टेस्ट स्टार्च के टेस्ट में भी यूज होता है कि स्टार्च की प्रेजेंस अगर चेक करना है, बायोमोलिक्यूल्स में चले जाएं तो वहां पर भी हम क्या करते हैं, आयोडीन ऐड कर देते हैं। अगर स्टार्च अवेलेबल है तो ब्लू कलर आपको देखने मिलता है। इस तरह से अगर आप देखो तो उसी टेस्ट का यहां पर यूज किया है। क्यों? क्योंकि NO2 जो Ki है NO2 के कारण I2 में कन्वर्ट हो रहा है और I2 स्टार्च से रिएक्ट करता है, ये हमको मालूम है। तो स्टार्च हमने ऑलरेडी ऐड कर रखा है, तो स्टार्च आयोडीन कंबाइंड होकर ब्लू कलर बनाते हैं, जो इस तरह से NO2 को कंफर्म करता है। के लिए ये कंफर्मेटरी टेस्ट है। इसके अलावा एक और कंफर्मेटरी टेस्ट हो जाता है जो बिल्कुल श्योर कर देता है कि वो NO2 था, वो कहलाता है ग्रीस एलॉसबे टेस्ट। अब ये ग्रीस एलॉसबे टेस्ट, जिसको नाइट्राइट टेस्ट भी कहते हैं, ये वाला टेस्ट जनरली आपको मतलब पैथोलॉजी में देखने मिलता है। यूरिन में, सीरम में, ब्लड सीरम जो होता है, प्लाज्मा में, उसमें हम नाइट्राइट आयन के लेवल को चेक करते हैं बाय यूजिंग दिस टेस्ट। ये टेस्ट में अगर देखा जाए तो मेन हमको इसके मेन पॉइंट पकड़ने के एक्चुअली होता क्या है, क्या हुआ, जो हमने वाटर एक्सट्रैक्ट ले रखा है उसमें NO2 माइनस है। वाटर एक्सट्रैक्ट क्या होता है, सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करके हम सॉल्यूशन बनाते हैं। क्लियर है? तो जो सॉल्यूशन आपको मिलता है दैट इज वाटर एक्सट्रैक्ट, उसमें NO2 माइनस आयन होगा। एसिडिक मीडियम के कारण ये जो NO2 माइनस आयन होता है ना, ये NO2 माइनस आयन बच्चों HNO2 में कन्वर्ट हो चुका होता है, क्योंकि एसिडिक मीडियम हमने ले रखा है। क्लियर? तो HNO2 सल्फानिलिक एसिड हमने वहां पे ऐड कर रखा है, सल्फेनिक एसिड और HO2 मिलकर के, और साथ में हमने वहां पर 1 नेप्थाइल एमीन एसिड ऐड कर देते हैं, और अगेन वहां पर एसिडिक एसिड लिया हुआ है, पूरा मीडियम को हमने एसिडिफाइड किया हुआ है बाय यूजिंग एसिटिक एसिड। तो जैसे वाटर एक्सट्रैक्ट में सल्फानिलिक एसिड और नेप्थाइल एमीन ऐड करते हैं तो वैसे ही वहां पर रेड एजोडाई बनती है। यहां पर एक्चुअली दो रिएक्शन का कॉम्बिनेशन देखने मिलता है। वाटर एक्सट्रैक्ट में जो NO2 HNO2 में कन्वर्ट हो चुका है, वो एनिलीन के साथ HNO2 और एनिलीन मिलकर के डायजोनियम सॉल्ट बनाते हैं। यहां तो डायजोनियम सॉल्ट बनता है। वही डायजोनियम सॉल्ट नेक्स्ट स्टेप में क्या कहते हैं, अल्फा नेप्थाइल से रिएक्ट करता है। क्लियर है? या जिसको 1 नेप्थाइल अमीन भी कह सकते हैं या अल्फा नेप्थाइल अमीन भी कह सकते हैं, उससे रिएक्ट करता है। ये कपलिंग रिएक्शन एक होती है यहाँ पर, और इस तरह से रेड एजोडाई बनता है। एजोडाई का फॉर्मेशन में अगर अपन देखें तो एजोडाई फॉर्मेशन आपने कपलिंग रिएक्शन देखी है फिनॉल और एनिलीन के केस में, तो ये एनिलीन वाला केस है। वहां पर बेंजीन रिंग होती है, यहाँ पर नेफ्थलीन रिंग है, नेफ्थलीन पार्ट है यहाँ पे, है ना। एनिलीन की जगह नेफ्थलीन लिया है क्योंकि कपलिंग रिएक्शन एनिलीन पर होती है। तो आप देख सकते हैं डायएजोटाइजेशन और कपलिंग रिएक्शन कंबाइंड फॉर्म यहाँ दिखता है रेड एजोडाई बनने तक। के लिए ये टेस्ट 100% कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, जो श्योरली इंडिकेट करता है नाइट्राइट आयन की प्रेजेंस को, है ना। यहां पर आके डाइल्यूट एसिड ग्रुप का जो टेस्ट हो जाते हैं वो फिनिश हो जाते हैं, जो आपके सिलेबस में थे। अब हम नेक्स्ट जाएंगे कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप, जिसमें कि क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड एंड नाइट्रेट। चलिए बच्चों नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप। डाइल्यूट एसिड ग्रुप यहाँ पे फिनिश हो जा रहा है, जिसमें कि डाइल्यूट एसिड ग्रुप हमारा क्या क्या था, कार्बोनेट था, सल्फाइड था और नाइट्राइट था, NO2 माइनस। अब कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप में क्या होगा, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस एंड NO3 माइनस, नाइट्रेट आयन। ये आपके नीट के सिलेबस में है, ध्यान रखना। अब करते क्या है, सॉल्ट को आप कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ मिक्स करो और सॉल्यूशन बनाओ और उसको हीट करो। हीट करने के बाद जो गैसेस निकल रही है, उस गैस के बेसिस पर हम आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा आयन उसमें हो सकता है। जैसे कि अगर कलरलेस गैस निकल रही है और अगर पंजेंट स्मेलिंग है, इसका मतलब है कि वो एक क्लोराइड आयन, दिए गए सॉल्ट में Cl माइनस आयन है। वहीं पर यदि वॉयलेट वेपर्स निकल रही है तो डेफिनेटली वो I2 की होती है, और I2 की वेपर्स तभी निकल सकती है जबकि गिवन सॉल्ट में I माइनस हो। इसी तरह से यदि ब्राउन वेपर्स निकल रही है, ब्राउन कलर के वेपर्स अगर निकले तो दो पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं रेडिश ब्राउन में। Br2 के हो सकती है ब्राउन वेपर्स, ये तभी पॉसिबल है जब ब्रोमाइड आयन का सॉल्ट लिया, अगर ब्रोमाइड का सॉल्ट हो,
और दूसरा ब्राउन वेपर्स NO2 की भी निकल सकती है। ये तभी पॉसिबल है जब वहाँ पर NO3 माइनस का सॉल्ट हो। अब इन दोनों ब्राउन को हम कैसे डिस्टिंग्विश करें कि वो Br माइनस है कि NO3 माइनस है, तो ये हम कन्फर्मेटरी टेस्ट में जाएंगे। इसके बाद अब नेक्स्ट जो हम आपको बताएंगे कन्फर्मेटरी टेस्ट, उस कन्फर्मेटरी टेस्ट में हमको क्लियर हो जाएगा कि ब्राउन वेपर्स जो निकल रही है वो ब्रोमाइड की है कि नाइट्रेट की है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम चलते हैं कन्फर्मेटरी टेस्ट की तरफ। चलिए, नेक्स्ट क्या बताया मैंने? अब कन्फर्मेटरी टेस्ट हमको देखना है। सबसे पहले क्लोराइड का स्टार्ट करते हैं। क्लोराइड के कन्फर्मेटरी टेस्ट में अगर अपन देखें तो फर्स्ट जो प्रिलिमिनरी टेस्ट हमने किया था उसी को आगे प्रोसीड करते हैं कन्फर्मेटरी टेस्ट की तरफ। क्या है वो? सॉल्ट को कंसंट्रेटेड एसिड के साथ एस्टर के साथ जब हीट करते हैं तो जो पंजेंट स्मेलिंग गैस निकलती है, जो HCl गैस मोस्ट प्रॉबेबली हमको लग रही है, क्लियर है, उस गैस के माउथ, मतलब जो गैस निकल रही है टेस्ट ट्यूब से बाहर, तो उस टेस्ट ट्यूब के माउथ पर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड से भींगी हुई एक ग्लास रॉड लाते हैं। ग्लास रॉड को अमोनियम हाइड्रोक्साइड पर अपन ने डिप कर रखा है और वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड की जो रॉड है, ग्लास रॉड, उसको आप टेस्ट ट्यूब के माउथ पे जैसे आप लाते हो तो वहाँ पर उस टेस्ट ट्यूब के माउथ पे जैसे लाते हो तो ग्लास रॉड से वाइट कलर की फ्यूम्स निकलने लगती है। क्यों? क्योंकि HCl गैस जो रिलीज हो रही है वो ग्लास रॉड के जैसे ही कांटेक्ट में आती है। ग्लास रॉड में क्या लगा हुआ है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जैसे ही HCl कांटेक्ट में आता है वहाँ पर अमोनियम क्लोराइड बनाता है और अमोनियम क्लोराइड की फ्यूम्स वहाँ बाहर निकलती है, व्हाइट कलर की फ्यूम्स निकलने लगती है। क्लियर? एक तो कन्फर्मेशन ये हो गया। दूसरा कन्फर्मेशन क्या है? उसी कन्फर्मेशन करते हैं। वो क्या है? जो सॉल्ट और आपने कंसंट्रेटेड H2SO4 जो हीट कर रहे हैं, आप उसमें MnO2 मिला दो और फिर हीट करो। तो MnO2 मिला करके अगर आप हीट कर रहे हो तो वहाँ पर क्या होगा? Cl2 गैस, मतलब वहाँ पहले जो पंजेंट स्मेलिंग गैस निकल रही थी, यहाँ पर अब वही क्या कहते हैं, पंजेंट स्मेलिंग गैस की जगह Cl2 गैस निकलती है जो ग्रीनिश येलो कलर की होती है। इसको कैसे समझ सकते हैं? गौर से देखना। जो सॉल्ट है, इस सॉल्ट में Cl माइनस आयन अवेलेबल है, Cl माइनस आयन अवेलेबल है। क्लियर? H2SO4 क्या देता है? H प्लस आयन। H प्लस आयन Cl के साथ क्या बना लिया? HCl। यहाँ पे वही चीज क्या बना लिया? HCl। अब HCl गैस यहाँ से बाहर निकल रही है जो व्हाइट फ्यूम्स के फॉर्म में अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करती है और जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करती है और व्हाइट फ्यूम्स के फॉर्म में बाहर निकलती है। ये हो गया। लेकिन सेकंड वाले में क्या है? H प्लस Cl माइनस HCl बनाया। MnO2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे एक्ट करेगा जो HCl को Cl2 गैस में ऑक्सीडाइज कर देता है। मतलब सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि जो Cl माइनस है वो Cl2 गैस के फॉर्म में ऑक्सीडाइज हो रहा है, Cl2 गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है और Cl2 गैस के फॉर्म में जैसे ही बाहर निकलेगा, Cl2 गैस का खुद का जो ओन कलर नेचर होता है वो क्या होता है? ग्रीनिश होता है, ग्रीनिश येलो होता है, फ्लोरोसेंट कलर जिसे कहते हैं। तो फ्लोरोसेंट कलर बाहर निकलता नजर आएगा। तो ये सेकंड टेस्ट हो गया क्लोराइड आयन के कंफर्मेशन का। इसके अलावा एक और है, वो क्या है? आप वाटर एक्सट्रैक्ट बनाओ, मतलब सिंपल सॉल्ट को आप वाटर में डिजोल्व करो। डिजोल्व करने के बाद पूरा सॉल्ट आराम से डिजोल्व हो जाता है। क्लियर? उसमें आप AgNO3 ऐड करो। क्या ऐड करो? AgNO3। तो जब आप AgNO3 ऐड करोगे, जो ये देखो, अगर AgNO3 ऐड किया जाएगा तो सॉल्ट के इस वाटर एक्सट्रैक्ट के अंदर क्या प्रेजेंट है? Cl माइनस। आपने क्या ऐड कर दिया? AgNO3। AgNO3 का Ag प्लस Cl माइनस साथ मिलकर के AgCl का व्हाइट पीपीटी बनाता है, फौरन व्हाइट पीपीटी आता है। अब व्हाइट पीपीटी कंफर्म AgCl का नहीं है कि है, इसको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? आप क्या करो, उसमें आप वो जो व्हाइट पीपीटी आ रहा है उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिला दो। जैसे ही अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं पीपीटी डिजोल्व हो जाता है। ये पर्टिकुलर सॉल्ट बनाते हुए डिजोल्व हो जाती है। ये वाली रिएक्शन जो सिंपल दिख रही है, ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है नीट के पर्पज से। रीजन क्या है? सॉल्यूशन में AgNO3 मिलाया, पीपीटी बना, पीपीटी में अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया तो पीपीटी डिजोल्व हो गया। अब इस तरह से पीपीटी का बनना, पीपीटी का डिजोल्व हो जाना। तो डिजोल्व क्यों हुआ? पीपीटी के फॉर्म में क्या था? डिजोल्व हुआ तो किस फॉर्म में डिजोल्व हुआ? एक क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में आराम से डेवलप हो सकते हैं। क्लियर? इतना ध्यान रखना। ये वाली रिएक्शन को गौर से अगर आप देखो तो इसमें NH4OH जो है वो NH3 प्रोवाइड करता है। NH3 एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेटिंग एजेंट है, ध्यान रखना। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की कैपेबिलिटी रखता है। क्लियर है? ध्यान रखना है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग एजेंट है ये। क्लियर है? और Ag प्लस आयन डी ब्लॉक एलिमेंट का मेंबर है। डी ब्लॉक आराम से कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म करता है, आपको मालूम है।
तो हमेशा ध्यान रखना, अगर कहीं पर डी ब्लॉक एलिमेंट का अवेलेबिलिटी है और इस तरह से यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग एजेंट वहाँ प्रेजेंट है, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है कि अगर प्रेसिपिटेट बन रहा है और वो प्रेसिपिटेट इस तरह के कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग एजेंट को ऐड करने के बाद डिजॉल्व हो रहा है, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पर कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स ही फॉर्म हुआ होगा, क्योंकि इसके नेचर क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग नेचर है और Ag प्लस आयन डी ब्लॉक एलिमेंट है जो स्पेशली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्म करता है। तो ये वाली रिएक्शन देखने में जितनी सिंपल है, ये उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यहाँ पीपीटी का बनना और पीपीटी का डिजॉल्व होना दोनों के कारण हमको मालूम होना चाहिए। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्लोराइड के डिटेक्शन के लिए सबसे फोर्थ एंड इम्पॉर्टेंट टेस्ट है ये, इसका नाम है क्रोमेल क्लोराइड टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, सॉल्ट को K2Cr2 एंड कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद इसको हीट करना चालू करते हैं। जब हीट करते हैं तो इस सॉल्यूशन में से रेडिश ब्राउन कलर की अच्छी लार्ज अमाउंट ऑफ फ्यूम्स निकलती है, बहुत ईजी वे में निकलती है। ये जो फ्यूम्स होती है ये क्रोमेल क्लोराइड की होती है, CrO2Cl2। यही कारण इस टेस्ट का नाम भी क्रोमेल क्लोराइड टेस्ट है, इस गैस के रिलीज होने के कारण। अब इस गैस को आप NaOH के एक्वस सॉल्यूशन में पास करो। जैसे ही NaOH के एक्वस सॉल्यूशन में इसको पास करते हैं, ये पूरा का पूरा NaOH का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो येलो सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस येलो सॉल्यूशन को कन्फर्मेशन के वास्ते हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्लियर है? फर्स्ट पार्ट में लेड एसीटेट ऐड करते हैं तो येलो पीपीटी लेड क्रोमेट का बनता है, और सेकेंड पार्ट में वहाँ पर अमाइल अल्कोहल ऐड करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट H2O2 की प्रेजेंस में, तो वहाँ पर CrO5 का एक ब्लू कलर सॉल्यूशन बनता है। CrO5 जो कि एक परऑक्साइड है, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड जो कि एक परऑक्साइड है, क्लियर है, जिसका बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है जो आप लोगों ने को मालूम है और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। अब इसमें मेन पॉइंट यहाँ पे क्या है, गौर से सुनना कि जब आपने सॉल्ट को पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करके हीट किया, तो जो रेडिश ब्राउन वेपर्स निकलती है वो किस कंपाउंड के निकलती है, उसका फॉर्मूला और उसका नाम मालूम होना चाहिए। दूसरा, NaOH ऐड करने पर जो येलो कलर का सॉल्यूशन बनता है, वो येलो कलर का सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CrO4, वो हमको मालूम होना चाहिए। और उसके बाद जब उसमें लेड एसीटेट ऐड करते हैं तो येलो पीपीटी जो आता है, वो येलो पीपीटी का फॉर्मूला क्या होता है, लेड क्रोमेट, वो हमको मालूम होना चाहिए। आप देख सकते हैं दोनों में ही क्रोमेट आयन प्रेजेंट है। सोडियम क्रोमेट ने क्रोमेट आयन दिया, हमने लेड एसीटेट ऐड किया तो लेड एसीटेट ने Pb2+ आयन दिया। ये Pb2+ आयन इस क्रोमेट आयन के साथ क्या बना लेता है, लेड क्रोमेट। क्लियर, जो कि येलो पीपीटी के फॉर्म में सेपरेट हो जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे येलो कलर सॉल्यूशन सोडियम क्रोमेट के कारण है, जबकि येलो पीपीटी यहाँ पर लेड क्रोमेट के कारण है, इतना ध्यान रखिए। और यहाँ पर ब्लू कलर सॉल्यूशन CrO5 का आता है, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड का, जो कि एक बटरफ्लाई स्ट्रक्चर जिसका होता है। क्लियर, जिसमें दो पेरोक्साइड लिंकेज होते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप आराम से देखिए और इसके एक एक पॉइंट ध्यान रखिए कि येलो सॉल्यूशन क्यों है, येलो पीपीटी क्यों है, क्रोमेल। क्लोराइड आयन के टेस्ट के बाद अब देखते हैं नेक्स्ट Br- यानी ब्रोमाइड आयन का टेस्ट। इसमें करना क्या है, सीधा सीधा आप टेस्ट ट्यूब में आप सॉल्ट लो, उसमें कंसनट्रेटेड एसिड ऐड करो, ठीक है, और उसको हीट करो। जब आप हीट करते हैं तो होता क्या है, ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलती है जो मोस्ट प्रॉब्ली Br2 की होना चाहिए। क्लियर है, इसको हम कंफर्मेशन करेंगे आगे। तो जो ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलती है वो क्या क्यों निकलती है, होता क्या है, जो ब्रोमाइड आयन है H2SO4 ऐड करने के कारण ऑब्वियसली HBr में कन्वर्ट होगा, और HBr यहाँ पर एक रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे एक्ट करता है और जो खुद Br2 में ऑक्सीडाइज हो जाता है। ध्यान रखना, HBr Br2 में ऑक्सीडाइज हो जाता है विद द हेल्प ऑफ H2SO4। H2SO4 यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो HBr को Br2 में ऑक्सीडाइज कर रहा है, और उस हिसाब से HBr रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है जो कि H2SO4 को रिड्यूस कर देता है SO2 में, जिसको अपने यहाँ पे लिखा नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है। क्लियर है? अब गौर से देखना, ये पहला हो गया। सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड में वही टेस्ट, ऊपर वाले टेस्ट में ही हम एक मॉडिफिकेशन करेंगे। क्या करेंगे, सॉल्ट को अगेन कंसनट्रेटेड एसिड के साथ हीट किया, क्लियर है, और हीट करने के बाद उसी में सॉल्ट को कंसनट्रेटेड एसिड के साथ मिक्स किया और उसमें MnO2 मिला करके हीट करना चालू किया। जैसे MnO2 मिला करके हीट करना चालू करते हैं, वहाँ पर अगेन ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलती है, लेकिन ये इंटेंसिफाइड यानी बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ ब्राउन फ्यूम्स निकलती है। क्लियर, और वो क्या रीज़न है यहाँ पर, वही ऊपर वाला जो रीज़न है वो यहाँ पे भी लग रहा है। वो क्या रहा है, ऑब्वियसली Br- HBr में कन्वर्ट हो रहा है H2SO4 की मदद से। अब ऊपर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने H2SO4 एक्ट कर रहा था, यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट MnO2 ले लिया है। तो वो MnO2 क्या करता है, HBr को बहुत फास्टली Br2 में कन्वर्ट करता है, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ ब्रोमीन वहाँ बनता है जो ब्राउन कलर की फ्यूम्स में निकलता है। मतलब लेते कि यहाँ पर सेकेंड स्टेप में H2SO4 का जो रोल है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, वो यहाँ पर MnO2 प्ले कर रहा है यहाँ पर।
ध्यान रखना, ठीक है। अब थर्ड स्टेप, थर्ड क्या जाता है, थर्ड टेस्ट यहाँ पे क्या है, एक और इसको क्या कहते हैं, कंफर्मेटरी टेस्ट जैसे कह सकते हैं। आप अगेन सॉल्ट लो, उसका वाटर में डिजोल्व करके सॉल्यूशन बनाओ और उसमें AgNO3 ऐड करो। ये टेस्ट बार बार पूरी केमिस्ट्री में रिपीट होता है। अब चूंकि वहाँ पे Br माइनस आयन प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर, तो जैसे आप AgNO3 ऐड करते हैं, AgBr का पीपीटी वहाँ पे डेवलप होता है। AgBr का जो पीपीटी होता है हल्का सा लाइट येलो, पेल येलो कलर का होता है, ध्यान रखना। अब इसमें क्या करो, आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करो तो पीपीटी क्या होता है, डिजोल्व हो जाता है। वो बात अलग है कि यहाँ पीपीटी स्लाइटली सॉल्युबल होता है, बहुत ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होता है, स्लाइटली सॉल्युबल होता है, वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन में, बट हो जाता है, जो Br होने को कंफर्म करता है, Br माइनस को कंफर्म करता है। क्लियर है। और फोर्थ वाला टेस्ट, ये भी एक और कंफर्मेटरी टेस्ट है इसको अपन लेयर टेस्ट भी कह सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, अगेन आपने एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट बनाया, यानी वाटर एक्सट्रैक्ट बनाया, क्लियर है, ठीक है। और उसमें आपने क्लोरीन वाटर मिक्स किया। जैसे हम वहाँ पे क्लोरीन वाटर मिक्स करते हैं तो क्लोरीन क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जो Br माइनस को Br2 में कन्वर्ट कर देता है। मतलब सीधे सीधे यूँ कह सकते हैं कि क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जैसे Br को Br2 में कन्वर्ट करता है, जिस कारण Br2 वाटर के साथ मिक्स होकर के ब्राउन कलर का सॉल्यूशन देता है, ध्यान रखना। अब ये Br2 ये कंफर्म था कि नहीं, इसको कैसे देखते हैं, क्या करो, ये जो सॉल्यूशन बन चुका है ब्राउन कलर का सॉल्यूशन, इसी सॉल्यूशन में आप CCl4 ऐड करो या क्लोरोफॉर्म या CS2 ऐड करो। तो CCl4 क्या होता है, वाटर में डिजोल्व नहीं होता है। तो जैसे आप CCl4 मिक्स कर देते हैं और मिक्स करने के बाद इस पूरे के पूरे वेसल को शेक करो अच्छे से और फिर छोड़ दो। जैसे छोड़ोगे तो क्या होगा, CCl4 वाटर आपस में इनसॉल्युबल है, CCl4 वाटर दो सेपरेट लेयर बनाएंगे। CCl4 की डेंसिटी ज़्यादा होती है, वाटर की डेंसिटी कम होती है, तो ऊपर की तरफ वाटर लेयर बनाता है और नीचे की तरफ CCl4 लेयर। लेकिन उसमें होगा क्या, पहले जो Br2 था वो वाटर में डिजोल्व था, अब यहां पर Br2 CCl4, या क्या होता है, जो ब्रोमीन है Br2 जो है वो नॉन पोलर है और इस नॉन पोलर जो सब्सटेंस है Br2 इसकी सॉलिबिलिटी CCl4 में वाटर से कहीं ज़्यादा होती है। तो जैसे हम इस सॉल्यूशन में CCl4 ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, CCl4, और शेक करते हैं, तो शेक करने के बाद फिर से दो सेपरेट शेक किया और आपने वेसल को, टेस्ट ट्यूब को थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, फिर से 2 लेयर सेपरेट बनेंगी, क्योंकि वाटर और CCl4 सॉल्युबल तो है नहीं। अब वाटर ऊपर की तरफ अपर लेयर बनाएगा, CCl4 लोअर लेयर बनाएगा। Br2 की सॉल्युबिलिटी CCl4 में ज़्यादा है, यही कारण कि पहले जो ब्राउन कलर एक्वस में दिख रहा था ऊपर वाटर वाली लेयर में था, अब वो ब्राउन कलर कहाँ दिखेगा, CCl4 वाली लेयर में। क्लियर, जो अपने आप में एक ब्रोमीन का कंफर्मेटरी टेस्ट हो जाता है। क्लियर, इस तरह से 4 हमने टेस्ट दे रखे हैं। उसमें पहला वाला नॉर्मल टेस्ट है जो कि हमारा प्रिलिमिनरी टेस्ट था, उसी को हम आगे बढ़ाते चलते हैं, क्योंकि प्रिलिमिनरी टेस्ट में आपने देखा था कि जब हीट करते हैं तो रेडिश ब्राउन पीपीटी आता है और रेडिश ब्राउन गैस निकलती है। अब वो रेडिश ब्राउन गैस किसकी है, क्या है, इसके लिए बाकी 3 कंफर्मेटरी टेस्ट किए जाते हैं। क्लियर, तो आप देख सकते हैं पहले से ही कनेक्टेड सेकंड है। क्लियर है, पहले वाले केस में अगर अपन MnO2 ऐड करते हैं तो रेडिश ब्राउन गैस जो निकलती है इंटेंसिफाइड होकर निकलती है, जो Br को कंफर्म करती है। बाकी 2 और कंफर्म करते हैं कि भाई रियल में Br2 है कि नहीं, तो उसमें AgNO3 ऐड करते हैं तो AgBr का पीपीटी आता है। क्लोरीन वाटर ऐड करो तो ब्राउन कलर सॉल्यूशन बनता है, जो सेपरेट लेयर में डिजोल्व होकर पूरा CCl4 ऐड करके हम उसको कंफर्म कर लेते हैं। क्लियर है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब हमको देखना है नेक्स्ट आयोडाइड। देखिए आयोडाइड आयन का टेस्ट देखते हैं। आयोडाइड आयन का टेस्ट डिक्टो Br माइनस यानी ब्रोमाइड आयन के जैसा है। जो Br माइनस में Br2 गैस जो निकले थी ब्राउन फ्यूम्स के फॉर्म में थी जब कंसनट्रेटेड एसिड के साथ उसको हीट कर रहे थे। यहाँ पर I2 निकलती है, वायलेट वेपर्स, पहला हो गया। दूसरा यहाँ पे क्या है, सेम वही रिपीट किया था, MnO2 वहाँ पे ऐड किया था, यहाँ भी MnO2 ऐड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, I2 अगेन इंटेंसिफाइड वायलेट कलर वेपर्स निकल रही है। एक्चुअली क्या है, जो HI है एक अच्छा खासा एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और MnO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। MnO2 I माइनस को I2 में ऑक्सीडाइज कर देता है और HI जो होता है वो MnO2 को रिड्यूस कर देता है, Mn2 प्लस में रिड्यूस कर देता है। ये क्लियर है, इतना ध्यान रखिएगा। क्लियर, और I2 की यहाँ पर वायलेट कलर की जो इंटेंसिफाइड वेपर्स निकलती है, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ I2 कन्वर्ट होता है, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ HI बहुत तेजी से I2 में कन्वर्ट होता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान, इसलिए बहुत इंटेंसिफाइड है, लार्ज अमाउंट ऑफ वायलेट कलर वेपर्स, डेंस वायलेट कलर वेपर्स निकलती है, फ्यूम्स निकलती है वहाँ पर। क्लियर है। इसी तरह से वाटर एक्सट्रैक्ट टेस्ट क्या है, आपने आयोडाइड के सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व किया,
एक्वा सॉल्यूशन बनाया, उसमें AgNO3 ऐड किया, अगर AgI होगा तो अच्छा खासा लेमन येलो PPT वहाँ मिलता है। लेकिन उस लेमन येलो PPT में अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया जाए तो वो सॉल्युबल नहीं होता है, जो प्रूव करता है कि आयोडाइड है। ये वाला टेस्ट अगेन आप लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिपीट होता है, ध्यान रखना, ठीक है। इसी तरह से वाटर एक्सट्रैक्ट टेस्ट अगर अपन देखें तो यहाँ पर क्या करें, जो 4th नंबर का वाटर एक्सट्रैक्ट जो टेस्ट है वो क्या है कि हमने वाटर एक्सट्रैक्ट बनाया, उसमें क्लोरीन वाटर ऐड किया, तो क्लोरीन वाटर ऐड करने के कारण वहाँ पर वायलेट कलर सॉल्यूशन बन जाता है। क्या है, वॉयलेट कलर सॉल्यूशन बन जाता है। क्लियर है। अब वॉयलेट कलर सॉल्यूशन में फिर वही CCl4 ऐड करो, शेक करो तो 2 सेपरेट लेयर बनेगी। I2 की सॉल्युबिलिटी वाटर से कहीं ज़्यादा CCl4 में होती है, तो वो CCl4 जो वॉयलेट कलर जो पहले एक्वस लेयर में था, अब वॉयलेट कलर वो CCl4 की लेयर में आ जाता है। क्लियर। इस तरह से ये पूरा का पूरा जो आयोडाइड का जो टेस्ट है बिल्कुल डिक्टो अगर देखें तो वैसा ही है जैसा ब्रोमाइड का है। अब बच्चों एक खास बात मैं आप लोगों को बता दूं कि ब्रोमाइड, आयोडाइड और क्लोराइड में कुछ पॉइंट कॉमन होते हैं, और वो कॉमन पॉइंट क्या है गौर से देखना, क्योंकि सारे लगभग सभी में जो 4 स्टेप्स आ रही हैं, 4 जो टेस्ट आ रहे हैं सभी में सेम है, बस रिजल्ट में थोड़ा थोड़ा फर्क है, क्लोराइड का, ब्रोमाइड का और आयोडाइड का, है ना। देखिए बच्चों, अब यहाँ पे देखते हैं क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड जो है इसके जो टेस्ट हैं उनमें कॉमन पॉइंट क्या है। अगर आप देखो तो जो 4 टेस्ट हम तीनों में देखे हैं उसमें शुरू के 3 टेस्ट जो हैं कन्फर्मेटरी वाले वो लगभग सेम जाते हैं। देखना कैसे, कुछ कुछ रिजल्ट डिफरेंट होते हैं, रिजल्ट है लेकिन पैटर्न सेम है। आपने क्या किया, सॉल्ट को कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट किया। क्लियर है। तो ऑब्वियसली सॉल्ट में Cl- Br- I- रहा होगा, H2SO4 के साथ हीट करने से इंटरनली HCl, HBr और HI बना होगा। क्लियर है। अब होता है क्या, फर्दर हीटिंग करते हैं तो जो H2SO4 है, अब H2SO4 यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जैसे भी एक्ट करता है, लेकिन वो HCl को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है, ध्यान रखना। तो HCl पंजेंट स्मेलिंग गैस के फॉर्म में बाहर निकलती है, लेकिन HBr और HI को वो ऑक्सीडाइज कर देता है, ध्यान रखना। HBr और HI आराम से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। क्लियर है। और HBr ऑक्सीडाइज होकर के Br2 और HI ऑक्सीडाइज होकर I2 की वॉयलेट वेपर्स और ये ब्राउन वेपर्स के फॉर्म में निकलते हैं। सेम है, मतलब यहाँ पर पहली स्टेप तो हुई, वहाँ पर HCl, HBr, HI बना, लेकिन फर्दर यहाँ पर H2SO4 ने जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जैसे एक्ट किया, जो यहाँ पर HBr और HI के केस में कर पाता है, HCl को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है, इसलिए HCl अपने एज सच उसी फॉर्म में निकलता है, जबकि HBr और HI Br2 और I2 के फॉर्म में निकलते हैं। अब इसी में क्या किया अपन ने, इसी का सेकंड पार्ट क्या है ये देखो। अगर अपन देखें कि जब सॉल्ट प्लस कंसिडर H2SO4 और हीट करते हैं और साथ में उसमें हम MnO2 मिला दें, यानी कि MnO2 मिला करके अगर हीट करें तो MnO2 मिला करके हीट किया जाए तो क्या होगा, गौर से देखना। अगेन वही HCl, HBr, HI बना होगा जैसे यहाँ पर है। क्लियर है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे एक्ट कर रहा था, हमने यहाँ पर क्या कहते हैं MnO2 ले रखा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में। अब होगा क्या, MnO2 HBr, HI को ऑक्सीडाइज करता है जैसे यहाँ पर H2SO4 कर रहा था, तो Br2 I2 बनेगा एज सच। लेकिन यहाँ पर HCl के लिए फायदे की बात है, जो HCl यहाँ पर क्या होता है, MnO2 क्या करता है, HCl को ऑक्सीडाइज करके Cl2 में कन्वर्ट कर देता है और Cl2 की जो ग्रीनिश येलो फ्यूज बाहर निकलती है। क्लियर है। जो यहाँ पर HCl काम नहीं कर, जो यहाँ पर H2SO4 जो काम नहीं कर पा रहा था, HCl को Cl2 में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा था, जिससे पंजेंट स्मेल बाहर निकल गई। क्लियर, वो काम यहाँ पर MnO2 करता है। क्लियर। तो HCl वाले केस में खास बात यह है क्लोरीन वाले टेस्ट में कि MnO2 जब ऐड करते हैं तो HCl भी Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रीनिश येलो फ्यूम्स, ये ब्राउन और ये I2 तो एज निकल रही है। फर्क कितना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर H2SO4, यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट MnO2 है, काफी इंटेंसिफाइड वेपर्स बाहर निकलती है। क्लियर है। और एक और टेस्ट देखो जरा, वाटर एक्सट्रैक्ट प्लस AgNO3 वाला, इसमें वही चीज है। अगर AgNO3 क्या देता है, Ag+ आयन देता है। अगर Cl- अवेलेबल है तो AgCl का वाइट PPT आएगा जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में अच्छा खासा सॉल्युबल है। Br- अवेलेबल है तो AgBr का लाइट येलो PPT आएगा जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में पार्शियली सॉल्युबल है। और AgI अगर आयोडाइड होगा तो I- होगा तो AgI का लेमन येलो PPT आएगा जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिजोल्व नहीं होता है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि लगभग
तीन टेस्ट जो होते हैं Cl माइनस Br माइनस I माइनस के सेम होते हैं, रिजल्ट में हल्का फुल्का फर्क है, अदरवाइज रिएक्शंस वहां पर लगभग सेम जाती है। H2SO4 के रोल को हमको समझना पड़ेगा कि H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे एक्ट करता है HI और HBr के साथ, बट HCl के साथ नहीं कर पाता है। इसके पीछे रीजन क्या है? HCl में रिड्यूसिंग नेचर नहीं है, ध्यान रखना। HCl जबकि HBr और HI आराम से रिड्यूसिंग नेचर शो करते हैं, HCl में वीक रिड्यूसिंग नेचर होता है, HBr HI में स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर होता है, जो आराम से H2SO4 के साथ रिएक्ट कर पाते हैं, क्योंकि उस हिसाब से H2SO4 वहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे भी एक्ट कर पाता है। ये अरस परस व्यवहार है ना भाई, कि भाई तुम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाले हो तो मैं रिड्यूसिंग हूं, तो तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी हम यूज कर जाएंगे और आपस में रिएक्ट कर जाएंगे। लेकिन अगर एक बंदा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला है और दूसरे में रिड्यूसिंग नेचर है ही नहीं, तो उसके ऑक्सीडाइजिंग नेचर का क्या करेंगे? अचार डालेंगे क्या? कुछ नहीं होगा। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि अगर क्या कहते हैं H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि ये दोनों रिड्यूसिंग है। अगर रिड्यूसिंग होंगे तो H2SO4 को ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी शो करने का मौका मिलेगा और कन्वर्ट करने का मौका मिलेगा। अदरवाइज जो HCl यहाँ पर रिड्यूसिंग नेचर शो ही नहीं कर पाता है, H2SO, उस कारण H2SO4 का ऑक्सीडाइजिंग नेचर यहाँ शो नहीं हो पाता है। अरस परस व्यवहार है। तुम्हारा जो कैरेक्टर शो तभी होगा जब मेरा एक कैरेक्टर शो होगा। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है, इसलिए ज़्यादा इसको बहुत सिंपल में मिलेंगे तो आराम से इसको समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, अगला आएगा हमारा नाइट्रेट का टेस्ट। अब नेक्स्ट नाइट्रेट आयन टेस्ट फॉर नाइट्रेट आयन। हमने लास्ट Cl माइनस Br माइनस और I माइनस का टेस्ट देख लिया। Cl माइनस में पंजेंट स्पेलिंग थी, Br माइनस में ब्राउन कलर की ब्रोमीन गैस निकल रही थी जिसको हमने कंफर्मेशन में ले गए थे। I माइनस में I2 की वायलेट कलर निकल रही थी। क्लियर है? अब नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं NO3 माइनस। सेम वही प्रोसीजर, पहली स्टेप जो अपन देखते हैं कॉम्प्लेक्स में प्रिलिमिनरी टेस्ट में कि सॉल्ट को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ जब हीट करते हैं तो वहाँ पर ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलती है जो ब्रोमीन में भी निकलती है। लेकिन यहाँ पर अगर अपन देखें तो ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलने के पीछे रीजन क्या है? नाइट्रेट आयन जो है एसिडिक मीडियम के कारण ऑब्वियसली HNO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? और हीटिंग के कारण HNO3 ब्रेक होता है NO2 में और O2 गैस बाहर निकलती है। ये ब्रेकिंग ध्यान रखना, ब्रेकिंग इंपॉर्टेंट है, ध्यान। ओके, अब यही NO2 ब्राउन फ्यूम्स के फॉर्म में निकलती है। अब इसमें कन्फर्मेशन के वास्ते क्या करते हैं? इसी टेस्ट में हम कॉपर मिला देते हैं और अगर हीट किया जाए तो जो निकलने वाली जो NO2 गैस है वो इंटेंसिफाइड हो जाती है, वो ब्राउन कलर की और इंटेंसिफाइड निकलती है, तो और लार्ज अमाउंट में NO2 निकलने लगती है, जो कि इस HNO3 के होने को कंफर्म करता है, क्योंकि HNO3 कॉपर के साथ रिएक्ट करता है तेजी से और NO2 गैस रिलीज करता है, ध्यान रखना। ठीक है, अब इसके बाद इसमें एक और कंफर्मेटरी टेस्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट माना जाता है पूरी केमिस्ट्री में, और वो है ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग टेस्ट में क्या करते हैं? सॉल्ट का हम क्या कहते हैं एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं, यानी वाटर में डिजोल्व करते हैं। ठीक है, वाटर एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। क्लियर है? उसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट लेके चलते हैं और कंसनट्रेटेड H2SO4 को टेस्ट ट्यूब की वॉल से धीरे धीरे अंदर की तरफ डालते हैं। तो टेस्ट ट्यूब की वॉल से जैसे जैसे H2SO4 अंदर की तरफ आता है तो वो जो टेस्ट ट्यूब की वॉल में क्या कहते हैं ये सॉल्यूशन है, H2SO4 यहाँ से अंदर की तरफ आ रहा है, जैसे वो यहाँ पर इस सॉल्यूशन से मिलता है H2SO4 फौरन यहाँ पर एक ब्राउन कलर की रिंग बन जाती है। ब्राउन कलर की रिंग बनना नाइट्रेट आयन को कंफर्म करता है। अब रिंग बनती क्यों है वो देखिए जरा। होता क्या है? एज सच ऑब्वियसली H2SO4 हमने लिया हुआ है तो नाइट्रेट आयन अगर अवेलेबल है तो HNO3 में कन्वर्ट हो चुका होगा और वही HNO3 FeSO4 की प्रेजेंस में NO प्रोड्यूस करता है। अब अगर आप देखो तो बोले सर यहाँ पर NO2 प्रोड्यूस किया, यहाँ पे NO प्रोड्यूसर, ऐसा क्यों हो रहा है? एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पर भी इसमें भी यहाँ NO बनता है जो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर NO2 में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे क्या है, जैसे ही NO बनता है वैसे ही वो FeSO4 से रिएक्ट कर जाता है, उसको फर्दर ऑक्सीडाइज होने की पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती वहाँ पर। तो जैसे ही वहाँ पर NO प्रोड्यूस हुआ फौरन FeSO4 के साथ मिलकर के कॉम्प्लेक्स बना लेता है। क्लियर है? ध्यान रखना। ठीक है, और यही कॉम्प्लेक्स जो है वो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स ब्राउन रिंग के फॉर्म में वहाँ पर दिखाई देता है। और ये कॉम्प्लेक्स अगर देखें तो ये ध्यान रखिए, ये NO लिगेंड के फॉर्म में, H2 लिगेंड के फॉर्म में, Fe सेंट्रल एटम है। क्लियर है? ये इसके नेमिंग और इसके ऑक्सीडेशन स्टेट के सारे केसेस हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ब्राउन रिंग में कॉम्प्लेक्स कौन सा बनता है पूछा जाता है आप लोग से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए यहाँ पर आके कंसनट्रेटेड एसिड ग्रुप कंप्लीट आता है। एनाइंस की जो क्या कहते हैं हम यहाँ पर कंफर्मेशन कर रहे थे, डाइल्यूट और एसिड वाले, स्ट्रॉन्ग एसिड वाले सारे यहाँ पे खत्म हो जाए। चलिए अच्छा, अब देखते हैं लास्ट स्पेशल ग्रुप टेस्ट
जिसमें एकमात्र ओनली वन आयन आपकी एनायन आपके कोर्स में है, वो है सल्फेट एनायन, सल्फेट आयन। इसमें क्या करते हैं, इसके दो कन्फर्मेटरी टेस्ट, एक्चुअली इसमें हम डायरेक्ट कन्फर्मेटरी टेस्ट लगाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है कि अगर एनायन की डिटेक्शन के दौरान अगर डाइल्यूट एसिड ग्रुप एंड कंसनट्रेटेड एसिड ग्रुप के अगर कोई रिजल्ट नहीं आया है तो क्वाइट श्योर है कि वहाँ पर स्पेशल ग्रुप का सल्फेट आयन ही हो सकता है। क्लियर है, ध्यान रखना। तो हम क्या करते हैं, सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व करके हमने उसका सॉल्यूशन बनाया, एक्वा सॉल्यूशन वाटर एक्सट्रैक्ट, उसमें बेरियम क्लोराइड ऐड किया। जैसे ही बेरियम क्लोराइड ऐड करते हैं बेरियम सल्फेट का वाइट पीपीटी आता है। बेरियम सल्फेट का वाइट पीपीटी आना सल्फेट को कंफर्म करता है, और कंफर्म करने के लिए उसमें HCl या HNO3 ऐड करके देखो, पीपीटी डिजोल्व नहीं हुआ तो बेरियम सल्फेट कंफर्म। क्लियर। इसी तरह से एक और सेकंड टाइम वाटर एक्सट्रैक्ट बनाओ, उसमें लेड एसीटेट ऐड करो, और लेड एसिटेट जैसे ऐड करते हैं वहाँ पे अगेन वाइट पीपीटी आ जाता है लेड सल्फेट का। इस तरह से वाइट पीपीटी का आना सल्फेट आयन को कंफर्म करता है। ठीक है बच्चों, तो सल्फेट आयन का स्ट्रेट फॉरवर्ड टेस्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं है कि प्रिलिमिनरी टेस्ट करो और फिर आगे जाके कंफर्मेटरी टेस्ट करो। जो टेस्ट है वही कंफर्मेटरी टेस्ट है, वही प्रिलिमिनरी टेस्ट है कि नहीं बच्चों। चलिए इसको नोट कर लीजिए फटाफट। चलो बच्चों, टेस्ट ऑफ एनायन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट टेस्ट ऑफ कैटायन चालू करते हैं। कैटायन का टेस्ट करने के लिए हम दो तरीके हमारे पास है, एक है ड्राई टेस्ट, दूसरा है वेट टेस्ट। ड्राई टेस्ट में हम वाटर यूज़ नहीं करते हैं, प्योर ड्राई सॉल्ट यूज़ करते हैं, और उसी सॉल्ट के अलग अलग हम ट्रीटमेंट करते जाते हैं। उसमें फ्लेम टेस्ट है, बोरेक्स बीट टेस्ट है, फॉस्फेट बीट टेस्ट है, कैविटी चारकोल कैविटी टेस्ट है, कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट है। इन सारे टेस्ट में एक खास बात मैं आपको बता दूं कि हीट हर जगह करना है, फ्लेम का यूज़ हर जगह है, लेकिन यहाँ पर सॉल्ट एंड फ्लेम ओनली होता है, जबकि यहाँ पर सॉल्ट के साथ कुछ अदर केमिकल भी यूज़ करते जाते हैं और फ्लेम यूज़ करते जाते हैं। मतलब फ्लेम सारे टेस्ट में यूज़ होना है, ध्यान रखना। क्लियर है, फ्लेम टेस्ट में सिर्फ सॉल्ट एंड फ्लेम का यूज़ होता है। यहाँ पर सॉल्ट और फ्लेम के साथ कुछ अदर केमिकल भी होते हैं जो सॉल्ट को कन्फर्म करने में हमको मदद करते हैं। ठीक है, ये वेट ड्राई टेस्ट हो गया। वेट टेस्ट में क्या करते हैं, वेट टेस्ट में बिल्कुल सॉल्ट को हम किसी पर्टिकुलर वाटर में या पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं और एक ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाते हैं। ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाने के मैंने अलग अलग तरीके बता सके हैं। सॉल्ट को कोल्ड वाटर में डिज़ोल्व करो अगर डिज़ोल्व हो जाए तो, नहीं तो हीट करो, नहीं तो हल्का सा डाइल्यूट एसिड ऐड करने के बाद डिज़ोल्व करो, नहीं तो कंसनट्रेटेड एसिड का यूज़ करो, फिर डाइल्यूट HNO3 का यूज़ करो, नहीं तो एक्वारेजिया का यूज़ करो। एक्वारेजिया क्या होता है, मिक्सचर ऑफ HCl एंड HNO3 एक्वारेजिया कहलाता है, ध्यान रखना। मिक्सचर ऑफ HCl एंड HNO3 एक्वारेजिया कहलाता है, जिसमें 3 पार्ट HCl होता है, 3 पार्ट HCl एंड 1 पार्ट HNO3 होता है, ध्यान रखना। 1 पार्ट HNO3 होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। इसको याद रखने का तरीका क्या है, 3 पार्ट HCl 1 पार्ट HNO3। मैं कैसे याद करता हूँ, HCl में 3 लेटर्स हैं HCl, तो उसके हिसाब से 3 पार्ट HCl हो गया, 1 पार्ट HNO3 हो गया। ये ट्रिक तब अप्लाई होगी जब आपको मालूम हो कि 3:1 का रेशो करना है। अब किसका करना है, इसके लिए हम HCl का अल्फ़ाबेट का यूज़ कर लेते हैं। भाई HCl में 3 लेटर्स हैं, उसके हिसाब से 3 पार्ट HCl और 1 पार्ट HNO3 लगेगा एक्वारेजिया बनाने के लिए। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, हम ओरिजिनल सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, फिर उसमें उसको क्या कहते हैं, उसका प्रिलिमिनरी टेस्ट करते हैं, मतलब उसमें हम कुछ ग्रुप रिएजेंट का यूज़ करते हैं, आगे बताऊंगा पूरा मैं। और बनने वाले प्रेसिपिटेट का कलर हम चेक करते हैं, उसके हिसाब से कुछ हद हम जज कर सकते हैं कि कौन कौन सा कैटायन हो सकता है, और फिर उसके बाद कन्फर्मेटरी टेस्ट की तरफ जाते हैं। पूरा डिटेल हम जस्ट नेक्स्ट इसके बाद वाले टॉपिक में डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए इसको फटाफट थोड़ा सा नोट करिए 2 मिनट के अंदर। देखो बच्चों, अपन ने जो कैटायन का क्या कहते हैं एनालिसिस पढ़ा, तो कैटायन का एनालिसिस में ड्राई टेस्ट और वेट टेस्ट है ना। तो ड्राई टेस्ट तो अभी कर लिए, बताएंगे आपको। वेट टेस्ट में भी एक थोड़ा सा फर्दर आगे देखते हैं, उसका पूरे डिटेल में हम जाएंगे। वेट टेस्ट में एक्चुअली जो भी कैटायंस हैं उनको 7 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ध्यान रखना। इसमें से 4 कैटेगरी अभी लिखी हुई है, इसके बाद नेक्स्ट मैं 3 कैटेगरी और लिख दूंगा। इसमें हर कैटेगरी में जैसे ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, हर कैटेगरी, हर ग्रुप का अपना एक ग्रुप रिएजेंट है और उस ग्रुप के पर्टिकुलर मेंबर्स हैं। जैसे ग्रुप 1 है, इसका
इसका जो ग्रुप रिएजेंट डाइल्यूट HCl है और इसके मेंबर है ये क्या Hg2+, मतलब ये सिल्वर 2+, Pb2+, Hg2 सिंगल प्लस। क्लियर है? Hg2 सिंगल प्लस अगर देखें तो Hg2 2+, सॉरी, ये मर्क्यूरस है, यानी कि Hg+ वाला केस है, ध्यान रखना, ठीक है ना, मर्क्यूरस वाला केस है यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से H2S इन HCl ये ग्रुप सेकंड का ग्रुप रिएजेंट है और ग्रुप सेकंड को दो ग्रुप में डिवाइड किया है, ग्रुप ए और ग्रुप बी में, और इसके मेंबर बिस्मथ, Pb, Hg, Cu, Cd है, और इसके मेंबर्स में देखे जाए तो आर्सेनिक, एंटीमनी और टिन है, SN4, SN2+। ग्रुप थर्ड में अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन अमोनियम क्लोराइड है और इसमें मेंबर फेरिक यानी Fe3+, Al3+, Cr3+ है। ग्रुप 4 H2S इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड और ये Mn, Zn, कोबाल्ट और निकेल इसके ग्रुप मेंबर्स हैं। क्लियर? इसमें ध्यान रखना जो ग्रुप 1 है इसमें Pb2+, ये जो है ये नीट के सिलेबस में है। क्लियर है? इसी तरह से यहाँ पर भी Pb2+ और Ce2+, ये नीट के सिलेबस में, बाकी कुछ भी सिलेबस में नहीं है। यहाँ पर Fe2+ और Al3+ अगर देखा जाए तो नीट के सिलेबस में है, ध्यान रखना। और इसी तरह से अगर अपन देखें यहाँ पर ग्रुप 4 में क्या कहते हैं Ni निकल सिलेबस में है और Zn सिलेबस में है। क्लियर है? ध्यान रखना। तो अपन को बहुत सारे, इतना सा आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सर इतने सारे कैटाइंस और इन सबको कैसे पढ़ेंगे, कुछ ना होगा, बहुत सिंपल से सीधे साधे ढंग से इसको हम कवर करेंगे, ठीक है ना। अभी इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि आपको टोटल मालूम होना चाहिए, क्योंकि ग्रुप रिएजेंट कौन सा है और उसमें टोटल मेंबर्स कौन से हैं, ये क्वेश्चन नीट में आ सकता है। आप बोलोगे सर इनमें सारे आए तो सिलेबस में नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन आप स्कूल लेवल पर चूंकि ये यूज होता है, पढ़ा जाता है, तो इसलिए कॉमन इन्फॉर्मेशन के हिसाब से सिर्फ नाम कई बार पूछ सकते हैं कि ग्रुप सेकंड का मेंबर्स कौन कौन से हैं, ग्रुप थर्ड में कौन कौन से हैं। इसकी पॉसिबिलिटी 90% नहीं होती है, लेकिन क्वेश्चन बन भी जाए तो आप ब्लेम नहीं कर सकते, इसीलिए अभी यहाँ पूरा बता दिए। लेकिन मेन अगर देखा जाए, मेन जो मैंने सर्किल किए हैं वो है जिसका डिटेल कन्फर्मेटरी टेस्ट हम आगे देखते चलेंगे। क्लियर है? ग्रुप 4 के ग्रुप 5, ग्रुप 6 और ग्रुप जो 0 ग्रुप है वही बताना बाकी है। अब इन सब में अगर अपन देखें तो सारे मेंबर्स को याद रखने के लिए अब या तो रट लो या तो मेरी ट्रिक लगा दो। जैसे ग्रुप 1 की ट्रिक क्या बता रखी है मैंने, ग्रुप 1 की ट्रिक है यहाँ पर Ag, Pb, Hg है, तो ऐसे क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, Ag का पब में हंगामा। Ag का पब में हंगामा मतलब Ag मतलब सिल्वर, का कोई मतलब नहीं, पब मतलब लेड, मैं का कोई मतलब नहीं, हंगामा मतलब Hg2+ वाला केस है। इसी तरह से ग्रुप सेकंड में अगर देखें तो यहाँ पर 2 है, ग्रुप सेकंड मतलब एक बाप के 2 बच्चे। क्लियर है? और उसमें सॉरी सेकंड बाप के 2 बच्चे। क्लियर? और सेकंड बाप के 2 बच्चे में बच्चा नंबर 1, बच्चा नंबर 2, उनकी 2 फैमिली। क्लियर है? ग्रुप ए, ग्रुप सेकंड ए और सेकंड बी, सीधा सीधा। क्लियर? अब इन 2 फैमिली में देखें तो पहली फैमिली में क्या है, बिस्मथ, लेड, मरकरी है, तो इसका ट्रिक क्या बना रखा है मैंने, बीबी का पब में हंगामा। बीबी बोले तो बिस्मथ का कोई मतलब नहीं है। क्लियर है? पब मतलब लेड, मैं का कोई मतलब नहीं है, हंगामा मतलब Hg, तो बीबी का पब में हंगामा कॉपर Cd के साथ। अब कॉपर Cd में कॉपर मतलब Cu++ और Cd मतलब Cd++। क्लियर है? का Cd के साथ का कोई मतलब नहीं है। इसी तरह से बाकी मैंने ट्रिक बना रखी है, देखो थर्ड के लिए क्या बना रखा है यहाँ पर, आयरन, एल्यूमिनियम और Cr में फील क्राई, इतना ध्यान रखना। थर्ड के लिए है। फोर्थ के लिए क्या है, मंजन को निकाल में मंजन Mn और Zn, मंजन को मतलब कोबाल्ट, निकाल मतलब Ni। क्लियर? अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, मेन की ये जो फोर्थ ग्रुप एकमात्र ऐसा मेंबर है जिसमें ग्रुप नंबर 4 है और इसके अंदर मेंबर भी 4 है, ध्यान रखना। ग्रुप सेकंड जो है पूरा का पूरा अपने आप एक संयुक्त परिवार है, पूरा एक कंबाइंड फैमिली जिसमें दादा दादी, चाचा नानी, फूफा, चाचा, मुआ सब अवेलेबल है। क्लियर है? बहुत लंबी चौड़ी फैमिली है, तो ग्रुप सेकंड को वैसे ध्यान रखना, बहुत इतना लंबा चौड़ा परिवार है तो उसको अलग ही ध्यान रहेगा आप लोग को। ग्रुप 1 में 3 मेंबर है, कोई बात नहीं। ग्रुप 3 में 3 मेंबर है, ग्रुप 4 में 4 मेंबर है, तो ग्रुप सेकंड थोड़ा सा बड़ा सा परिवार है, इतना ध्यान रखना। इसका बाकी मैं बाकी और 3 जो बच्चे ग्रुप है उनको लिख देता हूँ और बताता हूँ, जब तक आप लोग उसको नोट कर लो जरा फटाफट। हाँ, फिफ्थ ग्रुप देखो बच्चों, फोर्थ ग्रुप के बाद फिफ्थ ग्रुप, सिक्स्थ ग्रुप और 0 ग्रुप, 3 ग्रुप और बचे हुए। फिफ्थ ग्रुप का जो ग्रुप रिएजेंट है अमोनियम कार्बोनेट है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, और इसके जो मेंबर्स है बेरियम, स्ट्रोंशियम और कैल्शियम है, जिसको अपन BSc कहते हैं। क्लियर है? BSc में अगर देखा जाए तो बेरियम B हो गया, स्ट्रोंशियम S हो गया और कैल्शियम C हो गया। BSc ग्रुप के नाम से ही चलता है पूरे में, हमेशा ध्यान रखना। इस तरह से सिक्स ग्रुप में कोई भी ग्रुप रिएजेंट नहीं है, बट उसके मेंबर सोडियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम है। इसमें मैग्नीशियम आपके सिलेबस में या बेरियम, कैल्शियम आपके सिलेबस में। इसकी ट्रिक क्या है, नमक करके ध्यान रखना। नमक में Na मतलब हो गया सोडियम, M मतलब हो गया मैग्नीशियम, K क्या हो गया पोटेशियम। ठीक है बच्चों? इसी तरह से 0 ग्रुप, इसका भी कोई ग्रुप रिएजेंट नहीं है, इस पर जो ग्रुप मेंबर है वो अमोनियम है, ध्यान रखना। ठीक है? अब इसके बाद हम नेक्स्ट
सॉल्ट एनालिसिस डिटेल में जाते हैं, ठीक है। और इसमें अगर देखा जाए तो फर्स्ट हम देखेंगे ड्राई टेस्ट, फिर देखेंगे वेट टेस्ट। वेट टेस्ट, ड्राई टेस्ट में सबसे पहला होता है फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट बहुत सिंपल सा है, इसमें सॉल्ट लेते हैं, उसको थोड़ा सा कंसनट्रेट से मिक्स करते हैं और प्लेटिनम वायर पर उसको थोड़ा सा लगा करके हीट करते हैं डायरेक्ट। जब हम हीट करेंगे डायरेक्ट तो वो जो सॉल्ट है वो एक पर्टिकुलर कलर के साथ बर्न होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक कलर के साथ बर्न होता है, ठीक है ना। तो जब वो कैरेक्टरिस्टिक कलर के साथ जो बर्न होगा तो कलर जो आएगा वो कलर हमको मेटल को पहचानने में, डिटेक्ट करने में मदद करता है। ध्यान रखना, ये एक ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में पूरी प्रोसेस होती है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम मतलब फ्लेम का दो पार्ट होता है, अपर पोर्शन और एक इनर पोर्शन। अपर पोर्शन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम कहलाता है, इनर पोर्शन जो होता है वो रिड्यूसिंग फ्लेम कहलाता है। इनर पोर्शन में टेम्परेचर हाई होता है, अपर पोर्शन में टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है। क्लियर, चलिए अब फटाफट देखते हैं। फ्लेम टेस्ट में लिथियम वहाँ पर कैरामाइन रेड कलर देता है, जिसकी ट्रिक है लीजा की, कार रेड। लीजा मतलब लिथियम, कार रेड मतलब कैरामाइन रेड, ठीक है ना। सोडियम का गोल्डन येलो मिलता है, इसकी ट्रिक होती है सोना येलो। सोना येलो में सोना का मतलब सोडियम, क्लियर, सोडियम, और सोना येलो में सोना बोले तो गोल्डन भी हो सकता है, दोनों चीज़ यहाँ पे सेट हो जाती है। पोटेशियम का वायलेट कलर होता है, पोटेशियम का वायलेट कलर होता है, जिसको अपन कहते हैं केवी। केवी में कैसे कहते हैं, के फॉर पोटेशियम, वी फॉर वायलेट। क्लियर था, ध्यान रखना। कैल्शियम के लिए ब्रिक्स है, ये क्या आ जाता है, ब्रिक रेड। ब्रिक रेड आता है यहाँ पर। ब्रिक रेड को याद रखने का तरीका कबीर है, कबीर। कबीर में Ca हो गया कैल्शियम और BiR हो गया, BiR ब्रिक रेड कलर हो जाता है। क्लियर, इसी तरह से स्ट्रॉन्सियम क्रिम्सन रेड। क्रिम्सन रेड को याद करने का तरीका क्या है, सर इन रेड क्राइम। सर इन रेड क्राइम में सर का मतलब हो गया स्ट्रॉन्सियम और रेड क्राइम का मतलब हो गया क्रिम्सन रेड। क्लियर है। बेरियम एप्पल ग्रीन कलर देता है। एप्पल ग्रीन में अगर देखें तो बेरियम, फिर एप्पल, फिर ग्रीन, इसको मिला के देखें तो बाप ग्रीन करके एक ट्रिक आती है, बाप ग्रीन, बाप ग्रीन, BA, फिर एप्पल ग्रीन, बाप ग्रीन, ठीक है ना। कॉपर, कॉपर का जाता है ब्लूइश ग्रीन कलर आता है। ब्लूइश ग्रीन याद करने का तरीका क्या है, कब्जी। कब्जी मतलब Cu मतलब कॉपर, B मतलब ब्लू, G मतलब ग्रीन। क्लियर है, ध्यान रखना। इसी लास्ट है PB का ब्लूइश वाइट कलर है, जो कि इसको याद करने का तरीका क्या है, लीडर इन वाइट। लीडर बोले तो लेड, लेड बोले तो PB। लीडर इन वाइट, लेड इन वाइट। अब इसके सिलेबस में अगर आप देखें तो क्या क्या है, मिली कॉपर आपके सिलेबस में है, लेड आपके सिलेबस में है, और कैल्शियम सिलेबस में है, क्लियर है, और बेरियम सिलेबस में है, क्लियर है। हाँ, ध्यान रखना, बेरियम सिलेबस में, क्लियर है। तो स्पेशली आप इनको ध्यान रखें, बाकी सभी एक्स्ट्रा हैं, मालूम हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं यूज़ हो सकते हैं ये। इतना तो कम से कम बेसिक तौर पर फिल्म टेस्ट में मालूम होना चाहिए, ठीक है। फटाफट इसको थोड़ा नोट कर लीजिए। फ्लेम टेस्ट के बाद बच्चों नेक्स्ट देखते हैं अपन बोरैक्स बीट टेस्ट। बोरैक्स बीट टेस्ट में क्या करते हैं, सिंपल बोरैक्स लिया, उसको प्लेटिनम वायर पे लगाया और उसको फ्लेम में हीट करते हैं। तो जो फ्लेम में यूज़ करते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होती है, मतलब फ्लेम का अपार पार्ट होता है, जिसको नॉन ल्यूमिनस फ्लेम भी कहते हैं। क्लियर है। तो जब प्लेटिनम वायर पर बोरैक्स को हम हीट करते हैं, बोरैक्स का फॉर्मूला दे रखा है Na2B4O7.10H2O। तो जब बोरैक्स को हीट करेंगे तो उस प्लेटिनम के वायर पर बोरैक्स मेल्ट होकर के एक ट्रांसपेरेंट बीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, एक छोटी सी बॉल के फॉर्म में। क्लियर, ट्रांसपेरेंट बॉल के फॉर्म में। क्लियर, उसको हीट करना बंद करो। अब उसके बाद उस ट्रांसपेरेंट बॉल पर आप कोई मेटल ऑक्साइड लगाओ, जिसको आपको चेक करना है, और वापस उस क्या कहते हैं उस बीट को हीट करो। फिर से उस ट्रांसपेरेंट बीट को हीट करना चालू करो, तो ट्रांसपेरेंट बीट जो होती है वो कलरफुल बीट में कन्वर्ट हो जाती है। और वो जो कलरफुल बीट का जो कलर होता है वो एक कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है, जो मेटल के अकॉर्डिंगली वेरी करता जाता है। क्लियर। अब ये कलरफुल बीट बनती कैसे है, गौर से देखना। होता क्या है, जब बोरैक्स को हीट करते हैं Na2B4O7.10H2O को, तो वो जब ब्रेक होकर के सोडियम मेटाबोरेट यानी NaBO2 और B2O3 बोरिक ऑक्साइड, जिसको बोरिक एनहाइड्राइड भी कहते हैं, क्लियर, वो फॉर्म करता है। तो ट्रांसपेरेंट बीट का जो कॉम्पोजिशन होता है उसमें सोडियम मेटाबोरेट एंड B2O3 यानी बोरिक ऑक्साइड प्रेजेंट होता है। क्लियर। बोरिक ऑक्साइड बेसिक तौर पर अगर अपन देखें तो ये एसिडिक कैरेक्टर है, और यहाँ पर जब भी हम मेटल ऑक्साइड के साथ हीट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड बेस होंगे, जो मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके फिर वो कलर बनाता जाएगा। अब जो बोरिक ऑक्साइड है वो इस ट्रांसपेरेंट बीट में प्रेजेंट है। आपने मेटल ऑक्साइड के साथ हीट करना चालू किया तो मेन जो बोरिक ऑक्साइड जो प्रेजेंट है वो उस मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता जाता है, और वो सॉल्ट का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक कलर आता है, और ये सारे के सारे कलरफुल सॉल्ट डी ब्लॉक एलिमेंट के होते हैं, ध्यान रखना।
क्लियर। तो ये जो कॉम्प्लेक्स जो बोरेक्स बीट टेस्ट है मेनली डी ब्लॉक एलिमेंट ही मेनली आराम से देते हैं, कलरफुल बीट डी ब्लॉक एलिमेंट ही फॉर्म करते हैं। कोबाल्ट वहाँ पर ब्लू बनाता है, जो ब्लू कलर एक्चुअल में कोबाल्ट मेटाबोरेट का आ रहा है। क्लियर है, ध्यान रखना। कॉपर सल्फेट को जब हीट करते हैं तो कॉपर सल्फेट को हीट करने पर हीटिंग के दौरान कॉपर सल्फेट क्यूप्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। वही क्यूप्रिक ऑक्साइड B2O3 से फर्दर रिएक्ट करते हुए कॉपर मेटाबोरेट बना लेता है। क्लियर है, कॉपर मेटाबोरेट का ये ब्लूइश ग्रीन कलर यहाँ पर आता है। इस तरह से कुछ अदर मेटल्स के भी मैंने यहाँ पे कलर दे रखे हैं, जैसे कि एमएन का वायलेट कलर आता है, कॉपर ऑलरेडी मैंने बता दिया ब्लूइश ग्रीन आता है, कोबाल्ट ब्लू आता है, Cr का ग्रीन कलर आता है, निकिल का ब्राउन कलर आता है और Fe का येलो कलर आता है। अब इन कलर को याद करने के कुछ ट्रिक थोड़ा ध्यान रख लेना। अगर आप देखो तो Mn का जो वायलेट कलर आ रहा है वो अपन बोल सकते हैं क्या कि Mn को याद रखने का तरीका क्या है, मन में है विक्ट्री। क्लियर है। अब मन में है विक्ट्री, ऑब्वियसली आप लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं, मन में है विक्ट्री, मन मतलब Mn मैग्नीज हो गया, विक्ट्री मतलब वॉयलेट कलर हो गया। क्लियर है। इसी तरह से कॉपर का ब्लूइश ग्रीन, ऑलरेडी मैंने इसके फिल्म टेस्ट में भी कॉपर का जो कलर आ रहा था वो यहाँ पे वही कलर यूज हो जाएगा। कब्जी में कॉपर हो गया, Cu हो गया कॉपर, ब्लू हो गया, B हो गया ब्लू और G हो गया Ge ग्रीन, ब्लूइश ग्रीन। क्लियर है। कोबाल्ट का यहाँ पे ब्लू कलर आता है, कोबाल्ट के नाम में ही आपको पता लग जाएगा कि उसमें ब्लू कलर है, CO कोबाल्ट ब्लू। क्लियर, COBALT कोबाल्ट। तो कोबाल्ट में बी यहाँ पे किसको इंडिकेट कर रहा है, ब्लू कलर को, इतना ध्यान रखना। तो थोड़ा सा कम पैनिक होते हुए आप आराम से इसको सॉल्व कर देख सकते हैं। क्रोमियम का ग्रीन कलर आता है, इसको ग्रीन चोर से ध्यान रखना। ग्रीन चोर में ग्रीन का मतलब ग्रीन चोर मतलब क्रोमियम आ जाता है। फिर निकिल का ब्राउन कलर आता है या ब्राउन निखिल याद रखना। ब्राउन निखिल में ब्राउन तो ब्राउन, निखिल बोले तो निखिल आ जाता है। और आयरन के लिए FY यूज़ किया है, फाई करके ध्यान रखना, FY, जिसमें F मतलब आयरन, Y मतलब येलो कलर। तो आयरन का येलो कलर है, फाई कलर आता है। क्लियर, FY फाई कलर ऐसा बोल सकते हो, फाई कलर। क्लियर है, फाई कलर। तो फाई कलर मतलब F का मतलब हो गया Fe आयरन और Y का मतलब हो गया येलो कलर। ठीक है, इसको इस तरह से ध्यान रखेंगे। बोरैक बीट टेस्ट इंपॉर्टेंट है और पर्टिकुलर मेटल ऑक्साइड के लिए वो पूछा जा सकता है, क्योंकि ये बोरॉन फैमिली में भी आप लोग को NCERT में दिया हुआ है, जिसको कोरिलेट करते हुए यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारे काम के हैं वो कॉपर है, निकिल है और Fe है। क्लियर है, ये तीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। क्लियर, बाकी भी आ सकते हैं, ध्यान रखें। एक और Mn भी इंपॉर्टेंट है। तो ये चार कृपा करके आप स्पेशली ध्यान रखें, इनके आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। क्लियर है, बाकी आपको मालूम होने चाहिए सारे क्या कलर है। ठीक है बच्चों, जल्दी इसको नोट करिए। चलिए बच्चों, ड्राई टेस्ट में हमने 2 टेस्ट देख चुके हैं, फ्लेम टेस्ट एंड बोरैक्स बीट टेस्ट देख चुके हैं। बाकी 3 और टेस्ट हमारे पास हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है ये। क्या कहते हैं, नीट के सिलेबस हिसाब से ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं बन सकता, बिल्कुल बन सकता है। क्लियर है। इसमें कुछ जरूरी चीज़ें जो है मैं बता देता हूँ, उससे अगर क्वेश्चन बनने की संभावना होगी तो यहाँ से आ सकता है। क्लियर है। पहला क्या है, फॉस्फेट बीट टेस्ट। देखो फॉस्फेट बीट टेस्ट बिल्कुल डिक्टो बोरैक्स बीट टेस्ट जैसा है। वहां पर बोरैक्स यूज कर रहे थे, यहाँ पर सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट यूज करते हैं, ध्यान रखना। क्लियर है। जिसको हीट किया जाता है प्लेटिनम वायर पर तो ट्रांसपेरेंट बीट बन जाता है और उस पर फिर हम मेटल ऑक्साइड लगाते हैं तो पर्टिकुलर कलर मिलता है उस बीट का। क्लियर है। इस फॉस्फेट बीट टेस्ट में जो सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट सॉल्ट का नाम है माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट, इसीलिए इस टेस्ट को माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट टेस्ट भी कहते हैं। क्लियर। इस टेस्ट के सारे रिजल्ट ऑलमोस्ट बोरैक्स बीट टेस्ट के जैसे आते हैं, लाइक बोरैक्स बीट टेस्ट। इसीलिए टेंशन नहीं लेना, वहां के रिजल्ट यहाँ रिजल्ट अप्लाई कर लेना अगर आ जाता है तो। वेरी गुड। अब है नेक्स्ट चारकोल कैविटी टेस्ट। इसमें हम और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को फ्यूजन प्रेशर के साथ हीट करते हैं एक चारकोल की प्लेट के ऊपर, है ना, ध्यान रखना। तो चारकोल होने का मतलब कार्बन और हीट करने का मतलब रिडक्शन, यहाँ पर सीधे से रिड्यूसिंग फ्लेम वाला कॉन्सेप्ट होना है। क्लियर है। रिड्यूसिंग फ्लेम में पूरा हीटिंग होने वाली है। क्लियर है। तो अब यहाँ पे खास बात क्या है वो देखो जरा, कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड को जब K2CO3 और Na2CO3 के साथ मिक्स करके हीट करते हैं तो दिस मिक्सचर इज कॉल्ड एज फ्यूजन मिक्सचर। फ्यूजन मिक्सचर का कंपोजिशन पूछा जा सकता है। फ्यूजन मिक्सचर इज K2CO3 Na2CO3, क्लियर, और मिक्सचर ऑफ K2CO3 Na2CO3 वगैरह वगैरह। क्लियर। तो आपको ये मालूम चाहिए कि फ्यूजन मिक्सचर का फॉर्मूला क्या होता है, इसीलिए इसको बताना पड़ा, अदरवाइज मैं इसको लेफ्ट कर देता। क्लियर, लीव कर देता।
ठीक है। तो आपने क्या किया, इसको रेड्यूसिंग फ्लेम के साथ फ्यूजन मिक्सर को हीट किया इनऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज करते हुए, तो यहाँ पर एक कलरफुल बीड बन जाती है, मतलब जो रेसिड्यू बचता है ना हीटिंग के बाद वो कलरफुल बीड के जैसा दिखाई देता है, जो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने में मदद करता है। क्लियर है, ध्यान रखना। अब थर्ड है कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट। कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट एक्चुअली चारकोल कैविटी टेस्ट का ही दूसरा पार्ट है, ध्यान रखना। कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट चारकोल कैविटी टेस्ट का ही दूसरा पार्ट है। क्लियर है, ध्यान रखना। देखना बच्चों, कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट जो है वो चारकोल कैविटी टेस्ट का ही एक अपग्रेडेशन है, एक्सटेंशन है। होता क्या है, यहाँ पर जो बीड बन रही है, अगर वो व्हाइट कलर का रेसिड्यू वहां बन रहा हो, कलरलेस रेसिड्यू बन रहा हो, तो यहाँ पर चारकोल कैविटी टेस्ट से एलिमेंट को डिटेक्ट करना पॉसिबल नहीं होता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, कोबाल्ट नाइट्रेट ऐड कर देते हैं और उसके कारण एक कलरफुल कंपाउंड वहां फॉर्म होता है जो मेटल को डिटेक्ट करने में मदद करता है। इसके अलावा इसमें कोई खास नहीं है, इसलिए मैंने इसको एक्स्ट्रा क्यों बता दिया, सिर्फ बताने के लिए कि चारकोल कैविटी टेस्ट एक्चुअल में, कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट एक्चुअल में चारकोल कैविटी टेस्ट का ही पार्ट है। ठीक है, जो ये लिखा है एक्सटेंशन ऑफ चारकोल कैविटी टेस्ट, जिसमें हम कोबाल्ट नाइट्रेट एक्स्ट्रा यूज करते हैं। कब, जब चारकोल कैविटी टेस्ट के दौरान बनने वाला जो वीड है वो व्हाइट कलर का हो, कलरलेस हो, तो वहां पर डिटेक्ट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तब हम यहाँ पे कोबाल्ट नाइट्रेट ऐड करेंगे, कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट करेंगे। इसीलिए इसको कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ चारकोल कैविटी टेस्ट। ठीक है बच्चों, चलिए नोट करिए फटाफट। चलिए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कैटायन के लिए अब टेस्ट करना चालू करते हैं। यहाँ पर आपको मालूम है कि जो कैटायन के लिए जो वेट टेस्ट हम करने वाले हैं, इसमें कैटायंस को 7 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है और हर कैटेगरी का अपना एक ग्रुप रिएजेंट है, पूरा का पूरा उसमें पर्टिकुलर मेंबर्स हैं, पूरा को सीक्वेंस मैंने बिगनिंग बताया है। क्लियर, उनमें से कुछ एलिमेंट जो नीट के सिलेबस में हैं हम उनको देखते चलते हैं। इसमें सबसे पहला ग्रुप है क्या कहते हैं, ग्रुप 1, जिसका ग्रुप रिएजेंट डाइल्यूट HCl है और इसमें Pb2+ आयन जो मेन मेंबर है हमारा सिलेबस में। अदरवाइज इसमें Pb, Ag और Hg2++ प्रेजेंट होता है, मर्क्यूरस आयन। इसका ट्रिक मैंने बताया था Ag का पब में हंगामा, तो उसमें जो पब यानी Pb2+ हमारे काम का है। चलिए फटाफट अब हम देखते हैं कैसे करना है इसको। करते क्या है, हम यहाँ ओरिजिनल सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। क्लियर है, ओरिजिनल सॉल्यूशन डेफिनेटली अगर वहाँ पर क्या कहते हैं सॉल्ट जो लिया गया लेड का सॉल्ट है, तो ओरिजिनल सॉल्यूशन में Pb2+ आयन प्रेजेंट होगा। हमने उसमें डाइल्यूट HCl जैसे ही ऐड करते हैं तो वहाँ पर वाइट प्रेसिपिटेट आता है। वाइट प्रेसिपिटेट श्योरली वहाँ पर लेड क्लोराइड का होना चाहिए, क्योंकि Pb2+ आयन तो हमने जो सॉल्ट लिया था उसमें था, और Cl- आयन कहाँ से आया, जो ग्रुप रिएजेंट ऐड किया गया उसके थ्रू आया। तो Cl- आयन और Pb2+ आयन मिल करके PbCl2 का वाइट प्रेसिपिटेट डेवलप करता है। क्लियर, अब इस प्रेसिपिटेट को बायोफिल्ट्रेशन सेपरेट कर लो और फिल्ट्रेशन के थ्रू फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट करने के बाद जो फिल्ट्रेट बचता है, नीचे जो लिक्विड आपका बचता है उसको अलग कर लो, ये आगे के ग्रुप के टेस्ट के लिए हमको काम आएगा। क्लियर, ध्यान रखना। अब क्या करो, इस वाइट प्रेसिपिटेट में आप हॉट वाटर ऐड करो। जैसे हॉट वाटर ऐड करते हो ये वाइट प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो जाता है। क्लियर है, वाइट प्रेसिपिटेट का डिसॉल्व होना कुछ हद तक PbCl2 के होने को कंफर्म करता है, क्योंकि अगर ये Pb नहीं होता, Ag या Hg होता, तो ये वाइट प्रेसिपिटेट हॉट वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। तो कुछ हद तक हम कंफर्मेशन की तरफ जा रहे हैं कि भाई दिए गए सॉल्ट में Pb2+ आयन है। क्लियर, अब इसको और ज़्यादा कंफर्म करते हैं। तो ये जो सॉल्यूशन बन चुका है प्रेसिपिटेट के डिसॉल्व होने के बाद हॉट वाटर में, उस सॉल्यूशन के 3 पार्ट कर लो। फर्स्ट पार्ट में आप Ki ऐड करो। जैसे ही आप Ki ऐड करते हो वहाँ पर क्या कहते हैं, Ki का जो I- है सॉल्यूशन में प्रेजेंट Pb2+ के साथ PbI2 का एक येलो PPT देता है। ये येलो PPT PbI2 का आता है, ये मालूम होना चाहिए, पूछा जाता है। क्लियर है। सेकेंड पार्ट जो आपने ले रखा है उसमें क्या करो, K2CrO4 ऐड करो, पोटेशियम क्रोमेट ऐड करो। पोटेशियम क्रोमेट आयन देगा। सॉल्यूशन में ऑलरेडी Pb2+ आयन प्रेजेंट है, तो सॉल्यूशन का Pb2+ आयन ऐड किए गए क्रोमेट आयन के साथ मिलकर के लेड क्रोमेट का येलो PPT देता है। और इसमें अगर आप हॉट NaOH ऐड कर दो तो येलो PPT डिसॉल्व हो जाता है। क्लियर है, ध्यान रखना। ये वाला केस हमने क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट में भी देखा हुआ है। अब यहाँ पे येलो PPT क्यों डिसॉल्व हो रहा है, क्योंकि सोडियम यहाँ पर क्रोमेट के साथ मिलकर के एक लेड क्रोमेट के साथ मिलकर यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है, जिसका ये डिसॉल्व हो जाता है। क्लियर है, ध्यान रखना। अब इसी तरह से अगर अपन देखें आगे की तरफ, इसमें सेकंड पार्ट में थर्ड टेस्ट में क्या करते हैं, हम डाइल्यूट H2SO4 ऐड करते हैं अल्कोहल की प्रेजेंस में। जैसे ही डाइल्यूट H2SO4 ऐड किया जाता है, लेड सल्फेट का वाइट PPT आता है। क्लियर है।
अब उस वाइट पीपीटी में आप अमोनियम एसीटेट ऐड करो, तो अमोनियम एसीटेट ऐड करने पर पीपीटी डिसॉल्व हो जाता है। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हुए पीपीटी डिसॉल्व होता है। आपको ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। यहाँ का कॉम्प्लेक्स, यहाँ कॉम्प्लेक्स दोनों सेम है। फ़र्क कितना है यहाँ पर कि पीबी के साथ 4OH- से कॉम्प्लेक्स बनाया है, यहाँ पर पीबी के साथ 4 एसीटेट आयन ने कॉम्प्लेक्स बनाया है। कोऑर्डिनेट स्फीयर की तरफ बाहर की तरफ 2 Na+ आयन, यहाँ पे 2 अमोनियम आयन है। दोनों का सॉल्ट का जो देखने में अलग अलग है लेकिन फॉर्मेट सेम है दोनों सॉल्ट का। अब इस तरह ध्यान रखिएगा कि पहले यहाँ पीपीटी बना, येलो पीपीटी फॉर्म हुआ, फिर डिसॉल्व हुआ, यहाँ व्हाइट पीपीटी फॉर्म हुआ, फिर डिसॉल्व हुआ। क्यों पीपीटी आया वो मालूम होना चाहिए, क्यों डिसॉल्व हुआ वो फॉर्म होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो लेड का यहाँ पर कन्फर्मेटरी टेस्ट ग्रुप 1 का हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब ग्रुप 2 के लिए टेस्ट देखते हैं। ग्रुप 2 के लिए अगर देखा जाए तो ग्रुप 2 में जो ग्रुप रिएजेंट है वो H2S है इन डाइल्यूट HCl एसिडिक मीडियम। इसमें 2 कैटायन आपके सिलेबस में है, एक Pb2+ आयन एंड कॉपर डबल+ आयन। क्लियर है? क्या करते हैं यहाँ पर, पहले हम Pb2+ आयन का टेस्ट देख लेते हैं। इसमें करते क्या है, हम ओरिजिनल सॉल्यूशन लेते हैं। अगर ओरिजिनल सॉल्यूशन लेके चलें तो उसमें अगर लेड अवेलेबल है तो Pb2+ आयन होगा। कई बार यहाँ पर हम जो फर्स्ट हमने ग्रुप का जो टेस्ट लिया था उसमें आपने देखा था HCl ऐड हमने जब किया गया तो प्रेसिपिटेट आ गया था। प्रेसिपिटेट को सेपरेट किया और जो फिल्ट्रेट बचा था फर्स्ट ग्रुप का, उस फिल्ट्रेट को भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब बच्चा बोलता है सर वहाँ पर लेड क्लोराइड तो डिजॉल्व हो गया था, वो प्रेसिपिटेट हो गया था लेड क्लोराइड तो और फिल्ट्रेट में तो लेड था ही नहीं कहना चाहिए, है ना। तो फिर कैसे आ रहा है यहाँ पर लेड का टेस्ट? तो एक्चुअल में होता क्या है, फर्स्ट ग्रुप के फिल्ट्रेट में लेड प्रेजेंट हो सकता है। कैसे होता क्या है, जब हम सॉल्ट में डाइल्यूट HCl ऐड करते हैं और अगर वहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूट HCl ऐड किया गया हो तो वो जो लेड क्लोराइड वहाँ पर बनता है प्रेसिपिटेट, वाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, वो अगेन डिजॉल्व हो जाता है। मतलब वो फर्स्ट ग्रुप में लेड क्लोराइड का प्रेसिपिटेट मिलेगा ही नहीं अगर बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूट HCl ऐड किया गया हो। इसीलिए लेड की प्रेजेंस ऐसे केस में सेकेंड ग्रुप में डिटेक्ट हो जाती है। मतलब अगर लेड प्रेजेंट है तो फर्स्ट ग्रुप में भी डिटेक्ट हो सकता है अगर केयरफुली चलें, अदरवाइज सेकेंड ग्रुप में डिटेक्ट होगा। तो हम क्या करते हैं, देखो सॉल्ट का हमने क्या कहते हैं ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाना ज़्यादा अच्छा है। ओरिजिनल सॉल्यूशन में आप H2S पास करो। क्लियर है? अब जैसे ही H2S पास करते हैं तो उस ओरिजिनल सॉल्यूशन में जो लेड है वो Pb2+ आयन के फॉर्म में होगा। क्लियर है? सल्फाइड H2S ऐड करने पर H2S सल्फाइड आयन प्रोवाइड करेगा तो वहाँ PbS का ब्लैक प्रेसिपिटेट आता है। क्लियर है? उसमें डाइल्यूट HNO3 जैसे ही आप ऐड करते हो प्रेसिपिटेट डिजॉल्व हो जाता है क्योंकि वह लेड नाइट्रेट बन जाता है, नाइट्रेट डिजॉल्व हो जाता है, सॉल्युबल होते हैं नाइट्रेट जितने भी, ध्यान रखना। क्लियर है? उसमें जैसे ही आपने डाइल्यूट H2SO4 ऐड किया तो PbSO4 का वाइट प्रेसिपिटेट आ जाता है और उसमें आप अमोनियम एसीटेट ऐड करो तो प्रेसिपिटेट फिर फॉर्म हो जाता है वाइट कलर का, फिर जो प्रेसिपिटेट फिर डिजॉल्व हो जाता है वाइट वाला। अब आप देख सकते हैं प्रेसिपिटेट ब्लैक प्रेसिपिटेट बना, फिर डिजॉल्व हो गया, फिर उसमें H2SO4 ऐड किया तो वाइट प्रेसिपिटेट बन गया, अमोनियम एसिड ऐड किया तो वाइट प्रेसिपिटेट डिजॉल्व हो गया। अब उसी सॉल्यूशन जो जिसमें वाइट प्रेसिपिटेट डिजॉल्व हो चुका है उसके 2 पार्ट करो। पहले पार्ट में Ki ऐड करो तो येलो पीपीटी आ जाता है PbI2 का, और K2CrO4 यानी पोटेशियम क्रोमेट ऐड करो तो येलो पीपीटी आ जाता है लेड क्रोमेट का, जो इसके पहले भी हमने टेस्ट किया है। क्लियर? आप देख सकते हैं यहाँ प्रेसिपिटेट फॉर्म, प्रेसिपिटेट डिजॉल्व, फॉर्म, डिजॉल्व, फिर फॉर्म, इस तरह से ये प्रोग्राम चलता रहता है और लेड को कन्फर्म करना आसान हो जाता है क्योंकि अपन करके देखते, चलो एक बार और करके देखें, आगे लेड प्रेजेंट है तो ये होगा, और करके देखते ये प्रेजेंट हो, करते करते यहाँ इतने सारे यहाँ प्रेसिपिटेट बनते हैं, डिजॉल्व होते हैं, बनते हैं, डिजॉल्व होते जाते हैं। इसका पूरा केमिकल रिएक्शन अगर देखा तो ये देखो सॉल्यूशन के अंदर Pb2+ आयन प्रेजेंट है, हमने H2S पास किया, PbS का ब्लैक पीपीटी आया, HNO3 का पीपीटी डिजॉल्व हो गया, H2SO4 का पीपीटी वापस वाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में डेवलप हो गया, उसमें अमोनियम एसिटेट ऐड किया तो फिर वो पीपीटी डिजॉल्व हो गया अमोनियम कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में, फिर Ki ऐड किया तो PbI2 का येलो पीपीटी आया और दूसरे में K2CrO4 ऐड किया तो लेड क्रोमेट का येलो पीपीटी आया। इस तरह से ब्लैक से वाइट, वाइट से येलो करते करते ये पूरा लेड कन्फर्म हो जाता है कि भाई Pb2+ आयन प्रेजेंट है गिवन सॉल्ट के अंदर। ठीक है, तो जल्दी इसको नोट करिए जरा, Pb2+ आयन का टेस्ट। इतना बार ध्यान रखिएगा कि यहाँ लेड सल्फाइड ब्लैक था, डिजॉल्व क्यों हुआ HNO3 ऐड करने पर, H2SO4 ऐड करने वाइट पीपीटी क्यों आया, वाइट पीपीटी डिजॉल्व क्यों हुआ, फिर येलो पीपीटी क्यों बना, किसके कारण बना वो आप ध्यान रखना। इस सारी रिएक्शन को अगर आप गौर से देखो तो हर तरफ तो नहीं लेकिन मैक्सिमम प्लेसेस पे अगर आप देखो तो यहाँ पर आयंस एक्सचेंज होते चले आ रहे हैं।
HNO3 NO3 माइनस दिया, Pb2 प्लस PbNO3 बन गया, लेड नाइट्रेट बन गया। H2SO4 ऐड किया तो सल्फेट आयन कैटायन के साथ फिर बन गया। क्लियर, मतलब ले देखिए आपस में आयन एक्सचेंज होते चले जाते हैं और प्रोसेस होती चली जाती है ना। जल्दी नोट करिए इसको जरा। चलिए बच्चों, यहाँ पर हमने लेड का क्या कहते हैं टेस्ट देख लिया था। कॉपर आयन का टेस्ट फटाफट देखते हैं। कॉपर आयन के टेस्ट में करते क्या है, यहाँ पर हम ओरिजिनल सॉल्यूशन लेके चलते हैं या फिल्ट्रेट लेके चलते हैं, जो कि फर्स्ट ग्रुप का था, जिसमें हमने ऑलरेडी HCl ऐड करके चेक किया था फर्स्ट ग्रुप की प्रेजेंस। अब उसमें क्या करते हैं, H2S ऐड करते हैं। H2S जब हम ऐड करते हैं तो अगर सेकेंड ग्रुप का कोई मेंबर प्रेजेंट है, खासकर कॉपर और लेड हमारे सिलेबस में है, तो ब्लैक प्रेसिपिटेट आएगा। क्लियर, ब्लैक प्रेसिपिटेट में डाइल्यूट HNO3 ऐड करने के बाद हम जब लॉन्ग हीटिंग करना चालू करते हैं लंबे समय तक, तो ब्लैक प्रेसिपिटेट क्या होता है, धीरे धीरे ब्लू सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। ब्लू सॉल्यूशन में कन्वर्ट होना कॉपर की प्रेजेंस को कुछ हद तक कंफर्म कर रहा है। हमको लग रहा है कि हाँ भाई कॉपर प्रेजेंट हो सकता है। अब हम और आगे बढ़ते हैं कंफर्म करने के लिए। आप क्या करो, उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दो। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने पर ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन होता है ब्लू प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाता है, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्कलाइन कॉपर सल्फेट CuSO4.CuH2 क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड क्यूप्रिक सल्फेट बनने के कारण। एक्सेस ऑफ NH4OH ऐड करो तो वो जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर हाइड्रोक्साइड है, पूरा डिजोल्व हो जाता है एक कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में, जो डीप ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स होता है। इसका नाम है हेक्सामीन कॉपर 2 सल्फेट। ठीक है, ध्यान रखना। अब इसमें K4FeCl6 अगर ऐड किया जाए तो ये चॉकलेटी ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाता है। चॉकलेटी ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट आना कॉपर को कंफर्म करता है। अब बच्चा बोलता है सर यहाँ पर सल्फेट कहाँ से आ गया, सल्फेट तो हमने कहीं ऐड किया नहीं था। तो होता क्या है, कॉपर सल्फाइड को जब हम हीट करते हैं HNO3 के साथ, ये देखो ये रिएक्शन दे रखी है, तो कॉपर सल्फाइड को जब हीट करते हैं HNO3 के साथ, तो ये जो कॉपर सल्फाइड है ना, ये कॉपर नाइट्रेट में, सल्फर में, NO में और H2O में कन्वर्ट होता है। और जो सल्फर प्रोड्यूस हो रहा है वो HNO3, जो कि एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सल्फर को H2SO4 में ऑक्सीडाइज कर देता है। और H2SO4 अब कॉपर डबल प्लस आयन के साथ मिलकर के, कॉपर आयन क्योंकि ऑलरेडी अवेलेबल है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाता है। तो भाइयों समझ में आया सल्फेट कहाँ से आया। वहीं रिएक्शन के दौरान बनने वाला जो सल्फर एलिमेंट होता है, एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ सल्फर, वही सल्फेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि डाइल्यूट HNO3 है। ठीक है, ध्यान रखना। तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि सल्फेट आया कहाँ से। ठीक है, ये पूरा का पूरा टेस्ट कॉपर को कंफर्म करता है। क्लियर है, इसमें एक बात ध्यान रखना, ब्लैक PPT किसका था, फिर ब्लू सॉल्यूशन किसका आया, ब्लू PPT किसका आ गया, एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करें ब्लू PPT डीप ब्लू कलर में किसका बना, ये पूछा जाता है। और ब्राउन चॉकलेटी ब्राउन प्रेसिपिटेट किसका आ रहा है, किस कॉम्प्लेक्स का आ रहा है, ये पूछा जाता है। ठीक है, ये मालूम होने चाहिए। ये वाली स्टेप थोड़ी सी इंपॉर्टेंट टाइप की है, इसलिए इसको ध्यान रखना, क्योंकि पूरा का पूरा गेम यहीं पर प्लान हो रहा है सल्फर का सल्फेट में बनने से। बाकी तो सब चीजें आप समझ जाएंगे, यहां मामला फंस जाता है कि ये क्या हो गया भैया। ठीक है, चलो यहां पर मैंने कॉपर का कंफर्मेटरी टेस्ट बता दिया है। ठीक है, अब हम अगले जाते हैं नेक्स्ट ग्रुप की तरफ। फटाफट इसको नोट करिए जरा। चलिए बच्चों, ग्रुप थर्ड का टेस्ट करते हैं। ग्रुप टेस्ट थर्ड में सबसे पहली बात तो जो उसका ग्रुप रिएजेंट है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, और इसमें जो आपके नीट के सिलेबस में जो कैटायन है, दो ही कैटायन है, एक फेरिक Fe3+ आयन और एक Al3+ आयन, दो कैटायन आपके सिलेबस में है। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है, कभी भी ग्रुप थर्ड का जब भी टेस्ट किया जाता है उसमें ग्रुप सेकंड के फिल्ट्रेट को डायरेक्ट यूज़ नहीं करते, एक बहुत बड़ी समस्या है। क्लियर है, पहले क्या करते हैं हम, उसमें ग्रुप सेकंड का जो फिल्ट्रेट है उसमें HNO3 ऐड करके हम बॉईल करते हैं, काफ़ी ज़्यादा बॉईल करते हैं। बॉईल करने के पीछे रीज़न क्या है कि उसमें जो भी H2S अगर प्रेजेंट है, क्योंकि ग्रुप सेकंड में आपने देखा होगा H2S गैस हम पास करते हैं HCl के प्रेजेंस में, तो H2S को हम बॉयल ऑफ कर देते हैं। अगर वहाँ पे कोई गैस प्रेजेंट है H2S गैस को हम बॉयल करके उसको रिमूव कर देते हैं, पहला। दूसरा रीज़न क्या है कि अगर फेरस आयन, एक्चुअली क्या होता है, आयरन जब भी प्रेजेंट होता है कभी कभी वो कुछ प्रपोर्शन में फेरिक फेरस में रिड्यूस भी हो जाता है, तो हम कंसंट्रेट HNO3 के साथ बॉयल करते हैं ताकि जो भी Fe2+ आयन है, अगर
कन्वर्ट हो गया है तो वो Fe2+ आयन वापस Fe3+ में आ जाए, क्योंकि फेरिक आयन का टेस्ट स्पेशली हमको यहाँ पे करना है। क्लियर है? तो ये दो मेन रीज़न होते हैं HNO3 के साथ बॉईल करने का, H2S को रिमूव करना, फेरस को वापस फेरिक में ऑक्सीडाइज करना। क्लियर है? अब उसके बाद इस पूरे सॉल्यूशन को ठंडा करते हैं। अच्छे से ठंडा करने के बाद अब यहाँ पे हम थर्ड ग्रुप के टेस्ट के लिए प्रोसीड करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, ग्रुप रिएजेंट ऐड करो। ग्रुप रिएजेंट OH- प्रोवाइड करेगा। सॉल्ट में जो भी कैटायन प्रेजेंट है वो अपने करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में दिखेंगे। जैसे आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया, यदि जिलेटिनस वाइट पीपीटी आ रहा है, इसका मतलब है कि सॉल्ट में एल्यूमिनियम आयन था। क्लियर है? सॉल्ट में क्या प्रेजेंट था, एल्यूमिनियम आयन, जिसके कारण जेलेटिनस पीपीटी आया। क्लियर है? और क्या कहते हैं, अगर ब्राउन पीपीटी आ रहा है तो इसका मतलब है कि सॉल्ट में फेरिक आयन प्रेजेंट था। क्या प्रेजेंट था, फेरिक आयन, जिसके कारण वहाँ पर ब्राउन पीपीटी आ रहा है। ध्यान रखना, एक चीज़ और ध्यान रखना कि जितने भी पीपीटी फॉर्म होते हैं सारे के सारे पीपीटी डाइल्यूट HCl में आराम से डिजॉल्व हो जाते हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है डिजॉल्व होने के समय, और फेरिक हाइड्रोक्साइड फेरिक क्लोराइड मतलब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड चला जाता है AlCl3 के फॉर्म में, और फेरिक हाइड्रोक्साइड कन्वर्ट हो जाता है FeCl3 के फॉर्म में, अगर इनको हम डाइल्यूट HCl के साथ मिक्स करें, ट्रीट करें, तो ये पीपीटी डिजॉल्व हो जाते हैं डाइल्यूट HCl में। ठीक है, जल्दी इसको नोट करिए। एल्यूमिनियम आयन का टेस्ट देखते हैं। फिल्ट्रेट जो सेकंड ग्रुप का है उसको HNO3 के साथ मिक्स करके, बॉईल करके, कूल करके हमने सॉल्यूशन बनाया है। क्लियर है? आपने इसके पहले जो अभी देखा उसमें हम ग्रुप रिएजेंट अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड ऐड किया, जो हमने देख चुके हैं इसके पहले। तो जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड ऐड करते हैं, व्हाइट पीपीटी अगर सपोज आ रहा है तो व्हाइट पीपीटी आने का मतलब वहाँ पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना है, क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन ग्रुप रिएजेंट से आया है, एल्यूमिनियम आयन सॉल्ट से आया है। व्हाइट पीपीटी बनने का मतलब है एल्यूमिनियम आयन प्रेजेंट हो सकता है। आप क्या करो, उसमें HCl ऐड करो। जैसे ही HCl ऐड करते हो व्हाइट पीपीटी डिजॉल्व हो जाता है। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनियम क्लोराइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? अब इस सॉल्यूशन में, जिसमें एल्यूमिनियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है, इसके दो पार्ट करो। फर्स्ट पार्ट में आप ब्लू लिटमस ऐड करो। एक्चुअल में क्या, एल्यूमिनियम क्लोराइड का जो एक्वा सॉल्यूशन होता है वो एसिडिक होता है, ध्यान रखना, क्योंकि उसमें HCl प्रेजेंट है। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के थ्रू वहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर HCl प्रेजेंट हो जाता है, ध्यान रखना। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का जो एक्वा सॉल्यूशन है एसिडिक है। जैसे उसमें आप ब्लू लिटमस ऐड करते हो तो जो ब्लू लिटमस जो होता है वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, बिकॉज ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर है? तो जब क्या कहते हैं, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका मतलब ये कन्फर्मेटरी टेस्ट है कि एल्यूमिनियम चल रहा है, कि एल्यूमिनियम प्रेजेंट है वहाँ पर। अब इस रेड सॉल्यूशन में वापस अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करो। अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेसिक मीडियम में है, तो पूरा का पूरा जो लिटमस है जो इस वक्त रेड हो चुका है वो बेसिक मीडियम में रेड से वापस ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, और एक ब्लू कलर की यहाँ अपर में लेयर बनाता है, एक लेग के जैसे ऊपर, क्लियर? तो ऊपर एक लेयर ब्लू कलर की ऐसे फ्लोट करती है, नजर आती है। क्लियर? इसीलिए उसको हम इसको लेग टेस्ट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? लेग टेस्ट। ये तो हो गया पार्ट 1 का। पार्ट 2 में क्या करते हैं, इस AlCl3 में हम NaOH ऐड करते हैं। तो जब NaOH ऐड करेंगे तो पूरा AlCl3 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में वापस जेलेटिनस व्हाइट पीपीटी बनाएगा। क्लियर? एक्सेस ऑफ NaOH ऐड करने पर व्हाइट पीपीटी सोडियम मेटा एल्यूमिनेट के फॉर्म में डिसॉल्व हो जाता है, NaAlO2। ये देखो रिएक्शन मैंने दे रखी है। AlCl3 NaOH के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, जो जेलेटिनस व्हाइट पीपीटी देगा। क्लियर है? और ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड वापस NaOH से रिएक्ट करके NaAlO2 यानी सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाता है, और ये व्हाइट पीपीटी के जो था वहाँ पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का वो डिसॉल्व हो जाता है। क्लियर है? इस तरह से अगर आप देखो तो यहाँ पर एल्यूमिनियम आयन का कन्फर्मेशन हो जाता है बाय यूजिंग लिटमस एंड बाय यूजिंग NaOH। ठीक है, जल्दी नोट करिए। चलिए बच्चों, ग्रुप थर्ड के अगर अपन देखें तो ग्रुप फोर्थ में यहाँ पर, अब हम ग्रुप थर्ड क्योंकि देख चुके हैं, अब ग्रुप 4 देखते हैं। ग्रुप फोर्थ में जो ग्रुप रिएजेंट है वो H2S है, H2S गैस इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड। और नीट के सिलेबस में Zn2+ एंड Ni2+, ये 2 आयन आपके नीट के सिलेबस में है, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब करते क्या है, यहाँ पर आपने जो थर्ड ग्रुप का जो फिल्ट्रेट है वो लिया, उस फिल्ट्रेट में हम H2S गैस को पास करते हैं। यहाँ पर H2S गैस बेसिक मीडियम में पास हो रही है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ध्यान रखना। जबकि
सेकेंड ग्रुप में जब हम टेस्ट करते हैं तो H2S गैस एसिडिक मीडियम यानी HCl की प्रेजेंस में पास होती है। दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना, सेकेंड ग्रुप टेस्ट और फोर्थ ग्रुप टेस्ट दोनों में H2S है, लेकिन वहाँ एसिडिक मीडियम है, यहाँ पर बेसिक मीडियम है, ध्यान रखना, ठीक है। जब हम H2S गैस पास करते हैं तो PPT फॉर्म होता है। यहाँ पर PPT का जो कलर आता है ना वो काफ़ी हद तक कंफर्म कर देता है कि मेटल कौन सा है। जैसे कि अगर व्हाइट PPT आ गया तो वो डेफिनेटली Zn2+ आयन हुआ और PPT जो आ रहा है वो ZnS का हुआ, और अगर ब्लैक PPT आ रहा है तो वो क्या कहते हैं NiS का PPT हुआ, निकिल सल्फाइड का PPT हुआ। और कंफर्म करने के लिए आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा सा एक कंफर्म बिगिनिंग में हो जाता है, वो क्या है कि डाइल्यूट HCl अगर ऐड करो तो व्हाइट PPT डिजोल्व हो जाता है ZnCl2 बनने के कारण। क्लियर है, ZnCl2 के फॉर्म होने के कारण, मतलब ZnS ZnCl2 में कन्वर्ट हो जाता है HCl के कारण। क्लियर, और डिजोल्व हो जाता है व्हाइट PPT। क्लियर, जिससे पता लग जाता है, कंफर्म हो जाता है, कुछ हद तक कंफर्म होता है कि भाई Zn अवेलेबल है। बट यहाँ पर क्या है, डाइल्यूट HCl ऐड करो तो PPT डिजोल्व नहीं होता है, इनसॉल्युबल रहता है। इस तरह से ये दो टेस्ट हमको कुछ हद तक अभी रास्ता दिखा रहे हैं कि भाई Zn होगा या निकिल होगा PPT के अकॉर्डिंगली। PPT वाइट तो Zn और ब्लैक हुआ तो निकिल। इसको आगे हम नेक्स्ट में अब कन्फर्मेटरी टेस्ट की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा सा इसको नोट करिए, फिर फटाफट कन्फर्मेटरी टेस्ट की तरफ चलते हैं। हाँ देखो बच्चों, ग्रुप नंबर फोर्थ में जो हम Zn2+ और Ni2+ आयन का डिटेक्शन कर रहे हैं, उसमें मैंने आपको बिगनिंग बताया। अब आगे चलते हैं, फर्स्ट हम Zn2+ आयन के लिए देखते हैं। Zn2+ आयन अगेन हमने क्या किया, फिल्ट्रेट ऑफ थर्ड ग्रुप ले लिया, जिसमें ऑब्वियसली मोस्ट प्रोबेबली Zn2+ आयन होने की संभावना है। H2S गैस जैसे आपने ऐड किया, यदि व्हाइट PPT आए तो Zn2+ होने की पॉसिबिलिटी बढ़ती जा रही है। डाइल्यूट HCl ऐड कर दो तो क्या होगा, जो ZnS है, जो Zn2+ आयन फिल्ट्रेट से आया, सल्फाइड आयन H2S से आया, ZnS का व्हाइट PPT जो आया, डाइल्यूट HCl ऐड करने पर व्हाइट PPT डिजोल्व हो जाता है ZnCl2 बनने के कारण। अब उस PPT का जो डिजोल्व होने जो सॉल्यूशन बन रहा है, सॉल्यूशन के दो पार्ट करो। फर्स्ट पार्ट में आप NaOH ऐड करो, तो जैसे आप NaOH ऐड करते हो ZnCl2 जो है वो NaOH के साथ, क्योंकि ZnCl2 दोनों पार्ट में प्रेजेंट होगा, यहाँ पे भी ZnCl2 प्रेजेंट होगा और सेकंड वाले में भी ZnCl2 प्रेजेंट होगा, यहाँ पे भी ZnCl2 होगा, डिजोल्व फॉर्म में होगा ये। क्लियर है, तो ये ZnCl2 प्रेजेंट है यहाँ पर, इसमें भी और इसमें भी। अब आपने उसमें NaOH ऐड किया तो ZnCl2 NaOH रिएक्ट करते हैं। क्लियर, Cl- आयन रिप्लेस हो जाता है, OH- आ जाता है, Zn हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो जाता है, जो यहाँ पे दिया हुआ, ये देखो NaOH ऐड करने पर Zn हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड का वहाँ पर व्हाइट PPT आता है। अब अगर आप वहाँ पर और एक्सिस में NaOH ऐड कर दो तो जिंक हाइड्रोक्साइड का जो व्हाइट PPT है ना बेटा, वो वहाँ पर डिजोल्व हो जाता है सोडियम जिंकेट के फॉर्म में। क्लियर है, सोडियम जिंकेट के फॉर्म में व्हाइट PPT डिजोल्व हो जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने पर जिंक हाइड्रोक्साइड का व्हाइट PPT आया, एक्सेस में ऐड करने पर सोडियम जिंकेट के फॉर्म में डिजोल्व हो गया Na2ZnO2। ये फर्स्ट पार्ट के थोड़ी डिटेक्शन हो गया। सेकेंड पार्ट में क्या करो, अगेन वही आपने सॉल्यूशन ले रखा है जिसमें ZnCl2 डिजोल्व फॉर्म में, उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया, क्लियर है, और साथ में K4FeCN6 ऐड कर देते हैं, पोटेशियम फेरोसाइनेट। K4FeCN6 जैसे ही ऐड करेंगे वहाँ पे जिंक फेरोसाइनाइड का क्या कहते हैं, एक लुइस वाइट PPT आएगा। लुइस वाइट PPT आना अगेन Zn2+ आयन को कंफर्म करता है। तो आप देख सकते हैं जिंक के डिटेक्शन में हमने यहाँ पर जो NaOH और K4FeCN6 के थ्रू टेस्ट किया है वो यहाँ पे कंफर्म हो जाता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सॉल्ट में Zn2+ आयन है, सल्फाइड आयन H2S से आया जो ग्रुप रिएजेंट है, ZnS का वाइट PPT आया, डाइल्यूट HCl ऐड करने पर ZnCl2 डिजोल्व हो गया, ZnCl2 फॉर्म होकर डिजोल्व हो गया। अब उस डिजोल्व फॉर्म के दो पार्ट कर दो, फर्स्ट पार्ट में NaOH ऐड कर दो, जिंक हाइड्रोक्साइड का वाइट PPT, फर्दर NaOH ऐड करने पर सोडियम जिंकेट वाइट PPT डिजोल्व। क्लियर है, सेकंड में क्या करो आप, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और K4FeCN6 ऐड करो। क्लियर है, तो यहाँ पर ब्लूइश वाइट PPT आ जाएगा, सोडियम जिंक हेक्सासाइनोफेरेट जिंक हेक्सासाइनोफेरेट 2 का। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आके ये कंप्लीट हो जाता है Zn2+ आयन के डिटेक्शन। अगला देखेंगे निकल 2+ आयन के डिटेक्शन जस्ट नेक्स्ट टाइम। चलिए बच्चों, अब Ni2+ आयन के लिए हम देखते हैं। यहाँ पर इसके पहले Zn2+ आयन का कंफर्मेटरी टेस्ट किया। जब हमने फिल्ट्रेट ऑफ ग्रुप थर्ड जो था उसमें हमने जब H2S गैस पास किया
तो जब वाइट पीपीटी आया था तो Zn2 प्लस प्रेजेंस को मानते हुए हमने उसका कन्फर्मेटिव टेस्ट ट्राई किया था। अब सपोज मान के चलो अगर ब्लैक पीपीटी आया तो इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबली निकल सल्फाइड कारण ब्लैक पीपीटी आया होगा, जो कि HCl में सॉल्युबल नहीं होता है। क्लियर है। अब तो क्या करते हैं, इसमें हम एक्वारेजिया मिलाते हैं। एक्वारेजिया क्या होता है, मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड कंसंट्रेटेड HNO3। ध्यान रखना, इसमें 3 पार्ट HCl और 1 पार्ट HNO3 होता है। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि HNO3 1 पार्ट है कि HCl 1 पार्ट है। तो कंफ्यूजन बचने का तरीका, HCl में कितने लेटर्स है, 1 2 3 लेटर्स है, मतलब 3 पार्ट HCl 1 पार्ट HNO3। इस तरह से एक्वारेजिया हमने मिलाया। एक्वारेजिया मिलाते ही जैसे हम, तो ब्लैक पीपीटी क्या होता है, ग्रीन कलर के सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है, जो निकल क्लोराइड का होता है, NiCl2। क्लियर, ध्यान रखना। अब जैसे इसमें निकल क्लोराइड का जो ग्रीन कलर सॉल्यूशन आया उसमें हमने DMG मिला दिया, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम, जो कि आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में लिगेंड देखा हुआ है, जो बेसिक मीडियम वर्क करता है। तो DMG क्या करता है, बेसिक मीडियम में एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है निकल के साथ, जो कि एक रेड कलर का यहाँ पर पूरा पीपीटी होता है। रेड कलर का, ब्रिलियंट रेड कलर का पीपीटी मिलता है। डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिमेट मेटो निकल 2 करके इसका जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, क्लियर, जो कंफर्म करता है निकल के लिए। इसकी मैंने रिएक्शन दे रखी है। सॉल्ट में Ni2 प्लस आयन प्रेजेंट है, H2S मिलाया तो NiS का ब्लैक पीपीटी आया। एक्वारेजिया मिलाने पर NiCl2 ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बन गया। क्लियर, उसमें DMG मिलाया तो ब्रिलियंट रेड कलर का पीपीटी आया। क्लियर, इस तरह का से यहाँ पर आके निकल का कन्फर्मेटिव टेस्ट हो जाता है। इसमें इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पूरे इसका रिलेटेड जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहते हैं, नीट के लिए इंपॉर्टेंट होता है इसका स्ट्रक्चर, ध्यान रखिएगा आप, है ना। बाकी कलर ब्लैक क्यों है, ग्रीन क्यों है, रेड क्यों है, ये सारे पूछे जाते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछे जाते हैं, इसके जो फॉर्मूले हैं वो देखे जाते हैं। और यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स है इसका स्ट्रक्चर पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे ग्रुप नंबर 5। चलो बच्चों, ग्रुप 5 का टेस्ट करना चालू करते हैं। इसमें ग्रुप 5 का जो ग्रुप रिएजेंट है वो अमोनियम कार्बोनेट है, गौर से देख लीजिए, और जो कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में वर्क करता है। क्लियर है। अब आप क्या करो, फिल्ट्रेट ऑफ ग्रुप 4 ले लो, मतलब प्रीवियस ग्रुप का जो बचा हुआ फिल्ट्रेट है, क्लियर, उसको आप लेके चलो और उसमें अमोनियम कार्बोनेट ऐड करो। क्लियर है। ऑलरेडी उसमें अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड होगा, तो सिंपल अमोनियम कार्बोनेट ऐड करोगे तो वाइट पीपीटी आएगा। लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या है, आप ओरिजिनल सॉल्यूशन ले सकते हैं। अगर आप ओरिजिनल सॉल्यूशन लेंगे तो आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद अमोनियम कार्बोनेट ऐड करोगे। दोनों ही केस में आपको वाइट पीपीटी मिलेगा अगर बेरियम या कैल्शियम प्रेजेंट है तो गिवन सॉल्ट में। अगर बेरियम प्रेजेंट है तो बेरियम कार्बोनेट का वाइट पीपीटी आ रहा होगा, और कैल्शियम प्रेजेंट है तो कैल्शियम कार्बोनेट का वाइट पीपीटी आ रहा होगा। ध्यान रखना, इसमें आप एसिटिक एसिड ऐड करो। जैसे आप एसिटिक एसिड ऐड करते हो पूरा का पूरा वाइट पीपीटी डिसॉल्व हो जाता है। अब वाइट पीपीटी डिसॉल्व हो जाने का मतलब यहाँ पर क्या है, बेरियम कार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट एसिटिक एसिड से रिएक्ट कर रहे हैं। अगर बेरियम कार्बोनेट रहा होगा तो वो बेरियम एसीटेट के फॉर्म में डिसॉल्व हो गया होगा, और अगर कैल्शियम कार्बोनेट रहा होगा तो कैल्शियम एसीटेट के फॉर्म में वो डिसॉल्व हो चुका होगा। मतलब ये वाला सॉल्यूशन या तो कैल्शियम एसीटेट का होगा या तो बेरियम एसीटेट का होगा। तो अब क्या करें, इस सॉल्यूशन के 2 पार्ट कर लो। एक पार्ट में कैल्शियम का टेस्ट करना चालू करो, दूसरे पार्ट में बेरियम का टेस्ट करना चालू करो। अगर कैल्शियम का टेस्ट करना चालू करें, मतलब मान के चलोगा कैल्शियम प्रेसिपिटेट होगा, तो ये जो सॉल्यूशन है वो कैल्शियम एसीटेट का सॉल्यूशन माना जाएगा, जिसमें अगर आप अमोनियम ऑक्सिलेट ऐड करो तो फौरन वहाँ पर वाइट पीपीटी कैल्शियम ऑक्सिलेट का आता है। कैल्शियम ऑक्सिलेट का वाइट पीपीटी आना कैल्शियम कंफर्म करता है, और अगर नहीं हो कैल्शियम तो पीपीटी कुछ आएगी नहीं, कोई बात नहीं। सेकेंड पार्ट में आप क्या करो, जिसमें हम बेरियम एसीटेट प्रेजेंट मान रहे हैं, सपोज अगर बेरियम प्रेजेंट है तो बेरियम एसीटेट के फॉर्म में होगा, उसमें आप K2CrO4 पोटेशियम क्रोमेट ऐड करो। जैसे पोटेशियम क्रोमेट ऐड करते हो वहाँ पर बेरियम क्रोमेट का येलो पीपीटी आता है। येलो पीपीटी आना बेरियम को कंफर्म कर देता है, ध्यान रखना। वही चीज़ मैंने यहाँ रिएक्शन में बता रखी है कि देखिए सॉल्ट में क्या प्रेजेंट है, बेरियम आयन। क्लियर है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में अमोनियम कार्बोनेट वर्क करता है, बेरियम कार्बोनेट का वाइट पीपीटी देता है। एसिटिक एसिड के साथ वो बेरियम एसीटेट बना लेता है और डिसॉल्व हो जाता है, जिसमें K2CrO4 यानी पोटेशियम क्रोमेट ऐड करो तो येलो पीपीटी आ जाता है बेरियम कार्बोनेट का। इसी तरह से अगर सॉल्ट में बेरियम की जगह कैल्शियम अवेलेबल है तो सेम टेस्ट होगा, बट कैल्शियम कार्बोनेट वहाँ बनेगा बेरियम कार्बोनेट की जगह, अगेन वाइट पीपीटी के फॉर्म में। एसिटिक एसिड ऐड करने पर कैल्शियम एसीटेट डिसॉल्व हो जाएगा, ध्यान रखना। और उसमें जब आप अमोनियम ऑक्सिलेट ऐड करोगे तो कैल्शियम ऑक्सिलेट का वाइट पीपीटी आएगा। तो कैल्शियम ऑक्सिलेट याद रखना, ये नाम लिखा हुआ है कैल्शियम ऑक्सिलेट।
कैल्शियम ऑक्जिलेट का वाइट पीपीटी आएगा। क्लियर? तो ये जो वाइट पीपीटी आ रहा है किसका आ रहा है? कैल्शियम ऑक्जिलेट का वाइट पीपीटी आ रहा है, ध्यान रखना। क्लियर है? ठीक है, कैल्शियम ऑक्जिलेट का वाइट पीपीटी आना कैल्शियम को कंफर्म करता है। तो बहुत सिंपल ग्रुप टेस्ट है, ग्रुप 5 टेस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, नोट करिए। चलिए बच्चों, लास्ट के 2 ग्रुप और टेस्ट कर लेते हैं। इसमें लास्ट ग्रुप 6 एंड 0 ग्रुप। सबसे पहली बात तो ग्रुप 6 का कोई भी पर्टिकुलर ग्रुप रिएजेंट नहीं है, बट उसमें एकमात्र मेंबर है, वो कौन है? मैग्नीशियम, जो आपके नीट के सिलेबस में है। यहाँ पे हम डायरेक्ट टेस्ट लेके चलेंगे, बहुत जल्दी फटाफट टेस्ट हो जाता है। कैसे? जो प्रीवियस ग्रुप का जो फिल्ट्रेट है, जो 5th ग्रुप का फिल्ट्रेट है, उसी फिल्ट्रेट में आप सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट ऐड करो। जैसे सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट ऐड करते हैं, वहाँ पर वाइट पीपीटी आ जाता है। ये देखो, वाइट पीपीटी बन के आ जाता है किसका? मैग्नीशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट का। अब मैग्नीशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट का जो वाइट पीपीटी बन के आता है, क्लियर है, वो कंफर्म कर देता है कि मैग्नीशियम प्रेजेंट था। ध्यान रखना। क्लियर है? बिल्कुल सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? अब 0 ग्रुप में क्या करते हैं? 0 ग्रुप में आप क्या करो? ओरिजिनल सॉल्यूशन लो। प्रीवियस ग्रुप का फिल्ट्रेट यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसमें ऑलरेडी अमोनियम प्रेजेंट होगा। तो क्या करो आप? ओरिजिनल सॉल्यूशन प्रिपेयर करो, उसमें NaOH ऐड करके हीट करो। जैसे हीट करते हो अमोनिया गैस बाहर निकलती है। क्लियर? अब ग्लास रॉड लेके चलो जो HCl में डिप हो। क्लियर? उस ग्लास रॉड को टेस्ट ट्यूब के माउथ पे लाओ तो व्हाइट कलर की फ्यूम्स निकलने लगती है, जो अमोनिया को कंफर्म करती है। कैसे? आप देखो, मान के चलो जो सॉल्ट आपने लिया था अमोनियम सल्फेट है, NaOH के साथ हीट किया तो NHC गैस रिलीज हुई। वही NHC गैस HCl कॉन्टैक्ट में आकर अमोनियम क्लोराइड की व्हाइट फ्यूम्स में कन्वर्ट हो जाती है, जो बाहर निकलती है। या दूसरा तरीका यह है कि NaOH जब आपने ऐड किया तो वहाँ K2HgI4 भी साथ में ऐड कर दो हीटिंग के दौरान। क्लियर है? तो जैसे आप K2HgI4 ऐड करते हैं, ब्राउन पीपीटी बनता है। ये ब्राउन कलर, यहाँ पर ब्राउन कलर का पीपीटी एक मेलॉन्स बेस के कारण प्रोड्यूस होता है। ये जो कंपाउंड फॉर्म होता है मरकरी का आयोडाइड और NH2 वाला कंपाउंड है, इस कंपाउंड के फॉर्मेशन कारण यहाँ पे ब्राउन पीपीटी आता है। क्लियर? ब्राउन पीपीटी का आना अमोनियम आयन को कंफर्म कर देता है। इस तरह से 0 ग्रुप का भी कंफर्मेटरी टेस्ट डायरेक्ट हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सॉल्ट एनालिसिस कंप्लीट कर दिया। कैटाइन एंड एनाइन का फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। कैटाइन एनाइन दोनों का मैंने एनालिसिस करवा दिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम नीट के हिसाब से कुछ जो मिसलेनियस टॉपिक इसमें है उसका भी एक वीडियो जरूर हम यहाँ पर लॉन्च करेंगे। क्लियर है? उस वीडियो को ज़रूर आप देखें। उसमें जो कुछ जैसे वो कुछ मिसलेनियस पार्ट में जैसे वो लायोफिलिक लायोफोबिक से रिलेटेड कुछ है, कुछ कंपाउंड्स उसमें दे रखे हैं। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड कुछ टेस्ट हैं, उन टेस्ट का शॉर्टकट जो याद करने का तरीका, ऐसा करके जो नीट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है वो हम आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे। तो आप मेरे कांटेक्ट में रहिए। क्लियर है? वीडियो को जो वीडियो मैंने अभी आपको यहाँ प्रोवाइड करा हूँ सॉल्ट एनालिसिस का, उसको आप देखिए, उसको लाइक करिए। हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रीज़न इसलिए कि अगर मैं आगे कुछ नए वीडियोस डालता हूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे, आराम से उसको आप देखते रहें और नीट के लिए आप तैयारी करते रहें। ठीक है? किसी भी तरह की प्रॉब्लम अगर आपको आती है, कुछ आती है, तो आप भूपेश मिश्रा क्लासेस के को सर्च कर सकते हैं और उसमें अवेलेबल जो कॉन्टैक्ट नंबर है उससे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।